एक अपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री पक्का ही होगी। अभी आपको बताऊंगा कि अभी मैंने मुकेश अंबानी जी ने सहस्त्र चंडी यज्ञ कराया है अभी कुछ टाइम पहले। उनके या तो बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है या फिर वो सीक्रेटली रूप से किसी ना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या वास्तु एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हैं। कोई बंदा आपको छोड़कर चला गया है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, उसने आपको स्विच ऑफ कर दिया है, आपसे बात नहीं करना चाह रहा है और वो किसी और के साथ भी नहीं है लेकिन आपसे नाराज है। तो आचार्य जी, हम शुरू करते हैं थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जान के। आपकी जो जर्नी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आपने उसके बारे में एक दो जगह पर बात भी करी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस के लिए भी एक बार आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपकी जर्नी में मनी का क्या रोल रहा है, कैसे आपने उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, और आज आप कैसे लोगों के लिए उसको उस पर हेल्प कर रहे हैं, उसके बारे में बात करने से स्टार्ट करते हैं। जी, थैंक यू दोस्त। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ की, मैंने एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ में मैं कैसे आया। मैं तो बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग, जब मैं लोगों से बात करता हूँ आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में या वास्तु के बारे में, तो लोग मुझे पंडित जी कहकर पुकारते हैं। मैं बताना चाहूंगा मैं बाई कास्ट अग्रवाल हूँ। अक्सर में क्या हुआ कि 7-8 साल पहले मेरे साथ एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ। इसमें मैं एक बहुत बड़ा पहले बिजनेस रन करता था खुद का। उससे पहले मैं कंपनी में था। सडनली मार्केट में स्लम्प आया और पूरा का पूरा मार्केट जो बिजनेस था वो धराशायी हो गया। उससे पहले मैं एस्ट्रोलॉजी या वास्तु पे हम लोग या मैं कम विश्वास करता था। मेरे को टेंशन हो गया, प्रेशर पे आ गया और 100 तरीके की बीमारी लगी, शुगर, कैलेस्ट्रॉल और यहाँ तक कि कैंसर भी हो गया। मैं मुंबई में कैंसर के हॉस्पिटल टाटा में एडमिट था, 2 ऑपरेशन हो चुके थे, मेरा रेडिएशन चल रहा था। तो सडनली मैं वहाँ पे एक आदमी से मिला, तो वो मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बातें बताने लग गया। उसने मुझे डेट ऑफ बर्थ मेरी पूछी, मैंने बता दिया। उसने मेरे बारे में कुछ बातें बताई, तो उसने मुझे कहा कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो मुझे जब उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि इसको मेरी लाइफ के बारे में कैसे पता लगा या मेरी लाइफ में ऐसे घटनाएं क्यों हुई। तो उसने मुझे जनरली मुझे बताया। मैंने उन चीज़ों को बड़ा सीरियसली लिया और मैंने उन उपायों को या उन चीज़ों को करना अपनी लाइफ में शुरू कर दिया। और मैंने जो भी काम किया बड़े मन से किया। तो वो देखा कि कुछ ही दिनों के बाद मुझे रिजल्ट आना शुरू हो गए। करीब 1.5-2 महीने के बाद मुझे थोड़ा सा काम मिल गया। मैंने काम करना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा कि साइंस में कुछ है। तो मैंने क्या किया, साइंस को पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने इस पे कुछ बुक्स खरीदी, उसको पढ़ना शुरू किया, कुछ अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर को सुनना शुरू किया और फिर मैंने इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। मुझे वो काम जो मिला, जब उससे मुझे पैसा मिला, तो उस पैसे को मैंने अपने बिजनेस में या उसमें तो इन्वेस्ट किया ही, लेकिन उसका कुछ मैक्सिमम हिस्सा मैंने एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और नंबर्स पर रिसर्च करने में लगा दिया। मैं उन तमाम अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, वास्तु एक्सपर्ट्स के पास गया जो इंडिया में अपने आप में महारत हैं, एक अपने आप में उनको एक्सपर्टाइजेशन हासिल है। मैंने उनसे सीखा, उनके पांव दबाए, उनके एक्चुअली मतलब जो रिसर्च थी मैंने, मतलब कि जो एस्ट्रोलॉजी थी वो मेरे ब्लड में आ गई। और उसको मैंने, इस जो उसके सूत्र थे, वो सबसे पहले उसको जरूरत किसको थी, उसकी जरूरत मेरे को थी। तो मैंने उसको अपने ऊपर लागू किया और को बड़े मन से लागू किया। जब मैं लागू करने शुरू किया तो धीरे धीरे मैं किराए के मकान में रहता था, मेरे ऊपर 15 से 20 करोड़ रुपए का डेट था। तो देखा कि मेरा जो काम था वो सडनली चलने लग गया। मेरे को जमीन मिल गई जो मार्केट में जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी लेकिन उससे बिक नहीं रही थी। तो मेरे पास वो ऑफर आ गया अपने आप चलकर। और पता नहीं क्यों मेरे पास जेब में पैसे भी नहीं थे। उसने मुझे ये बोल दिया कि आप इसको सेल करते रहो और सेल करके मुझे पैसे दे देना। मतलब कि वो एक उतने उपाय करने से या वास्तु की कुछ रेमेडीज करने से, वो चीजें करने से, अब मुझे मालूम भी नहीं था कि वो कैसे बिकेगी कैसे नहीं बिकेगी। लोग मिलना शुरू हो गए, बातें करना शुरू हो गई और वो माल बिकना भी शुरू हो गया। पता ही लगा। फिर मुझे और इंटरेस्ट आने लगा कि इसमें कुछ और भी है। फिर इन्होंने इसमें कुछ ऐसी पूजाएं बताई गई हैं, कुछ ऐसी विधियां बताई गई हैं, वो मैंने अपनी लाइफ में प्रयोग की। देखते देखते अब मानोगे नहीं दोस्त, मेरा जो कैंसर था वो रिकवर हो गया। जो म, मुझे हर 3 महीने में मुंबई जाना पड़ता था, तो मुंबई वालों ने बोला कि अब आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। आप गंगानगर से ही, अपने लोकल शहर से ही अपने आप को टेस्ट करवा सकते हो। और बहुत तरीके की परेशानियां, बैंक करप्ट हो गया था, बैंक ने दिवालिया घोषित कर दिया था, तो पेमेंट वहां पे जाने लग गई। तो मैंने वो सब चीजें, मेरे कहने का मतलब है वो सब चीजें मैंने की इनकम को बढ़ाने के लिए, कर्जे को घटाने के लिए। तो वो सब चीजें जब मैंने अपनी लाइफ में करनी शुरू की, वो चीजें मेरी लाइफ में होना शुरू हो गई। तो मैं 2-3 सालों में ही अपना कर्ज से मुक्त हो गया। फिर मैंने बिल्डिंग करना शुरू कर दिया। मैंने एक्चुअली क्या है कि इसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि आपने द सीक्रेट मूवी देखी होगी। जी आपने जी। बहुत सारे ट्रेनर या कोचेस देखे होंगे, आपने बहुत सारी मल्टी नेशनल कंपनी या मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी देखी होंगी। वहां पे अक्सर विजन बोर्ड के बारे में या मैनिफेस्ट के बारे में कहा जाता है। यह भी एक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। मैंने क्या किया, एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ी न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी, वास्तु भी पढ़ी और ट्रेनिंग और कोचिस
क्लासेस को भी अटेंड किया। तो मेरे कहने का मतलब है, जब मैंने चारों चीजों को क्लब किया तो मुझे मालूम चला कि जब तक हम इन चारों विद्याओं को समअप नहीं कर लेते हैं तो आदमी को वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो आदमी चाहता है। अक्सर क्या होता है, आदमी परेशान रहता है अपनी लाइफ में, कोई कच्चे एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। अक्सर मैंने एस्ट्रोलॉजर को देखा है कि वो 5 मिनट में इसकी पत्री पढ़ के उसे कहते तो ये कर ले, जबकि मैं बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी 5 मिनट में कोई भी कितना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर वो नहीं बता सकता है। उसे तो समझना पड़ेगा, आपको कम से कम भी आधा घंटा, हाफ एन आवर से लेके एक घंटा उसके साथ बिताना पड़ेगा, उसकी बातें सुननी पड़ेगी। फिर एस्ट्रोलॉजी में D1 अकेला चार्ट नहीं है, D1 है, D9 है, D4 है, D10 है, D60 तक चार्ट होते हैं। फिर इसमें जेपी केपी एस्ट्रोलॉजी है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी है, अभी लेटेस्ट आई है भास्कर इंटरलिंक थ्योरी। इसी प्रकार से वास्तु में 4-5 वास्तु है, विश्वकर्मा वास्तु है, महावास्तु है, केपी वास्तु है, लाल किताब वास्तु है। तो इन सबको मैंने, फिर न्यूमरोलॉजी है, नंबर है, नंबर में भी नंबर वास्तु है, एलिमेंट वास्तु है। तो इन सब चीजों को मैंने जब क्लब किया, फिर ये मोटिवेशन है। आदमी को सबसे पहले, जो आदमी आपके पास घबराया हुआ है, नेगेटिव होकर आया है, तो उसको अपने पॉजिटिव करना है। जबकि अक्सर मैंने देखा है कि आदमी पहले ही नेगेटिव होकर आता है तो एस्ट्रोलॉजर पहले ही बोलते थे लाइफ में ये योग है, तो बच ही नहीं सकता है। वो पहले ही अंदर से डर जाता है, वो अंदर से पहले ही सहम जाता है। तो मैंने इन चारों विद्याओं को क्लब किया, पहले अपने ऊपर अप्लाई किया, अपने ऊपर लागू किया। 100 से 200 लोगों पर मैंने इसको एज ए फॉर्मूला के रूप में अप्लाई किया, और उनको पहले पैसे वाला बनाया, उनको पहले अमीर बनाया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस जर्नी को एज ए प्रोफेशनल, एज ए करियर के रूप में लागू किया जाए। जी जी, अच्छा जी, आज बहुत बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। खासकर आपने जो कैंसर वाली चीज बताई और फिर पैसे वाली चीज बताई, आई थिंक दोनों ही, हेल्थ और मनी, वेल्थ और हेल्थ ही मेन चीज है जिसके लिए हर दुनिया भाग रही है। तो अगर आप उन दोनों चीजों को सॉल्व कर सकते हैं तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। तो मेरे इसमें बहुत सारे सवाल हैं आचार्य जी। आपने अपने जीवन में इसको अप्लाई ऑब्वियसली किया है, बट जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी लाइफ की दो ही ये मेन प्रॉब्लम है। हो सकता है अगर आज हम यंग हैं तो हमें अपनी हेल्थ का उतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता है, बट अगर हेल्थ नहीं है तो लाइफ में कोई और चीज नहीं है। और वेल्थ की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। तो मैं पहले पैसे के बारे में और वेल्थ के बारे में बात करूंगा, फिर मैं हेल्थ के ऊपर भी आना चाहता हूँ। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आचार्य जी, कि बहुत बार हम जब लोगों से मिलते हैं तो, या एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इसके योग में पैसा है और इसके योग में पैसा नहीं, मतलब ये तो कमा लेगा और ये स्ट्रगल ही करता रहेगा अगले 10 साल, अगले 20 साल। आपके विचार में क्या ऐसा है? और अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में पैसे को या मनी को अट्रैक्ट कैसे कर सकता है? जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। ये बात बिल्कुल सही है कि पैसे वाली कुंडली, जिसे कहते हैं कि एक अमीर कुंडली, एक मीडियम कुंडली और एक गरीब कुंडली भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही अपना भाग्य लेकर आते हैं, वो उनके भाग्य ही योग ही ऐसे हैं कि वो कोई भी काम करें उनके काम सीधे पड़ते हैं, उनको वो चीजें बिल्कुल अनुकूल मिलती हैं। कुछ लोगों का भाग्य ऐसा होता है कि उनको वो चीजें उनके अनुकूल नहीं मिलती, जो भी वो काम करें वो काम उनका सीधा कभी नहीं पड़ता, उनको उल्टा ही पड़ता है। चाहे वो आप दो लोग हैं, दोनों एक ही रास्ते पे निकल पड़े हैं, लेकिन एक का भाग्य उनके साथ में है और एक का भाग्य उसके साथ में नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए रास्ते बिल्कुल साफ हो और दूसरे वाले का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3 प्रकार की कुंडलियां होती हैं, जो बहुत रिच कुंडली, अमीर कुंडली होती है, एक गरीब कुंडली होती है, एक मीडियम कुंडली होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे कुछ कर्म किए गए हैं, या हमारे पूर्व जन्म में हमारे द्वारा कर्म किए गए हैं, जिन्हें हमें इस जन्म में भुगतना होगा। अब एक गरीब कुंडली को एक अमीर कुंडली कैसे बनाया जाए? यदि आपके पास प्रायश्चित करने के भी तरीके होंगे, आपके पास भगवान को मनाने के भी तरीके होंगे। अब इसमें जब ये लिखा गया था तब चारों युगों के बारे में पहले बात की गई थी, तो कल युग के बारे में जब बात की गई थी तो मालूम चला कि कल युग का जो आधिपत्य है वो देवताओं के पास ना होकर दानवों के पास रहेगा। आप देखिए ना कि आज सब कुछ क्या हो रहा है, आज सब कुछ काला ही काला हो रहा है, दिन की बजाय रात में काम हो रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ये मार्केटिंग और सब कुछ, आज हम लोग बात कर रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो पहले के जमाने में ये था क्या? नहीं। तो आज सबको पैसा 1 मिनट में चाहिए। आप आज पैसा आकर्षित, क्योंकि दानवों का भी जो काम था वो यही था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की कलयुग में, सतयुग में या त्रेता युग की बजाय अमीर बनना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे जो दानव हैं वो जल्दी खुश होते हैं, जल्दी खुश भी होंगे और जल्दी वो रूठ भी जाएंगे। तो उनको मनाना बहुत आसान है, और यदि आपने उनको मनाना कंटिन्यूसली सही रखा तो आपके पास पैसा भी आ जाता है और आप जल्दी अमीर भी बन जाते हैं। तो इसमें लेकिन मैं ये बताता हूँ कि यदि आपने अपने एस्ट्रोलॉजी में, अपने ज्योतिष में दिए गए देवताओं को या उन चीजों को मना लिया तो आप अपनी कुंडली को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें आचार्य जी ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी साइंस है, मतलब इतना आसान नहीं है आपके लिए अभी बता पाना इस चीज को कि कोई अपनी कुंडली को, गरीब कुंडली को अमीर कुंडली कैसे बनाए। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बेसिक चीजें कवर कर पाए, कोई व्यक्ति है जो आज इस कन्वर्सेशन को सुन रहा है, जिसके पास आप तक पहुंचने की रीच नहीं है, किसी भी कारणवश उसके पास वो रीच नहीं है, और वो अटका हुआ है, वो पैसा कमाना चाहता है, वो गरीब फैमिली से आ रहा है, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा लाइफ में आगे बढ़ने का, जैसे आप एक सिचुएशन में फंसे हुए थे, वहां से आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उसी तरीके से हो सकता है कि आज कोई अटका हुआ हो और उससे कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो। क्या कुछ बेसिक दो तीन चीजें, उपाय, कोई ऐसी चीजें हैं जो वो कर सकता है जिससे वो धीरे धीरे मतलब अपने, कह सकते हैं कि अपने प्रायश्चित कर पाए और अपनी कुंडली को बदल के वापस से थोड़ा पैसे की तरफ आकर्षित, अपने आप को खुद को भी कर पाए और पैसे को भी अपनी तरफ आकर्षित कर पाए? जी, वैसे तो ये सब जो उपाय होते हैं ना, ये पर्टिकुलर व्यक्तिगत कुंडली को देखकर ही बताए जाते हैं, इसे ठीक है। सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया जाता। और जबकि मैं इस बात के खिलाफ भी हूँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर इस तरीके को लेकर यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बातें करते हैं कि आपको ये समस्या चल रही है तो आप राहु के ये उपाय कर लीजिए, आप सूर्य के ये उपाय कर लीजिए, आप चंद्रमा के ये उपाय कर लीजिए। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि हर व्यक्ति का जो उपाय है वह इसका व्यक्तिगत उपाय होता है। जनरली हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कॉमन प्रॉब्लम के हम सब लोग फेस करते हैं, तो सबको लगता है कि जो ये एस्ट्रोलॉजर बात कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये प्रॉब्लम मेरी ही है, और वो चल के वही उपाय मार्केट में यहाँ से कर लेता है, लोगों का एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप, पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है कि यदि आप किसी से भी रेमेडी या उपाय लेते हैं तो आपको उसके बदले में एक एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ेगा। कोई भी उपाय आपको फ्री में नहीं, ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आपको पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ ऐसे सुझाव बताऊंगा जो आम लोगों को करने चाहिए। यदि आम लोग ऐसा करते हैं तो उनको निश्चित ही फायदा होगा। उससे पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि अमीर कुंडली कैसे होती है और गरीब कुंडली होती कैसे है, तो कैसे देखा जाता है। जी। हमारी कुंडली में क्या होता है कि पहला भाव होता है, पहला भाव लगन का होता है, वहां पे कोई भी एक नंबर से लेकर 12 नंबर तक की राशियां वहां पे बैठी होती हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड भाव होता है वो पैसे का होता है, वो अक्यूमुलेट वेल्थ का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हाउस 12 भावों में यदि कोई है तो सेकंड हाउस है। तो यदि सेकंड हाउस का संबंध किसी भी तरीके से 8वें भाव से हो जाए, छठे भाव से हो जाए या 12वें भाव से हो जाए, तो आदमी के पास पैसा रुकता नहीं है, पैसा निकलना शुरू होता है। मतलब पैसे आने की जो पाइप है वो छोटी है, पैसा जाने की जो पाइप है वो बड़ी है। और यदि दूसरे भाव का संबंध आपके 10th हाउस से हो जाता है या 11th हाउस से हो जाता है, तो आदमी के पास पैसा रुकना शुरू हो जाता है, पैसा आना शुरू होता है, और पैसे जाने की जो पाइप है वो थोड़ी छोटी होती है। तो वो वेल, देखो ये जन्म, अब ऐसा तो है नहीं, ये ग्रह तो हर आदमी के अपने पास है। अब उसके बाद क्या होती है, उसके बाद दशाएं आती हैं। कुछ दशाएं ऐसी होती है जिसमें हम देखा होगा कि कुछ ही आदमी एकदम से पैसे में अमीर बन जाता है, उसके वो सब चीजें, क्योंकि वो ग्रह उसकी फेवर में बैठा होता है, जी। वो सब चीजें उसके साथ में होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही दिशा को वो दशा हटती है, नई दिशा आती है, वो दशा आदमी को खराब बने, तो आदमी एकदम से जो अर्श पर होता है उसे फर्श पर आ जाता है, आदमी दिवालिया हो जाता है, आदमी के पास कुछ भी पैसा नहीं बचता है। तो यदि उन्हीं ग्रहों को जो पहले ही संभाल लिया जाए, या उनके पहले ही उनसे उनके पास उनके चरणों में चला जाए, उनके पास पैरों में पड़ जाए आदमी, तो वो ग्रह हो सकता है आपके लिए उतना दुश्मनी या उतनी शत्रुता से आपके साथ पेश ना आए जितना वो आपके साथ आना चाहता था। तो ग्रह आपकी लाइफ में वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारी लाइफ में कुछ शत्रु या मित्र होते हैं। तो वैसे ही हमारे लाइफ में शत्रु और मित्र होते हैं, वैसे ही ग्रह भी हमारे शत्रु या मित्र होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम अपने शत्रु को, यदि हम अपने, जैसे हमारे मित्र हैं, यदि और एक हमारा शत्रु है, तो शत्रु हमें खराब कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, या तो उसे हमें लड़े, या फिर हम बीच में कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं तो हम एक ऐसा आदमी ढूंढेंगे जो मेरा भी मित्र हो और उस शत्रु का भी मित्र हो। जब हम दोनों को बीच में लेकर आएंगे तो शत्रु हो सकता है उस मित्र के कहने पर हमारे साथ में वो काम ना करे जो वो चाहता है, या वो नुकसान ना करे जो वो चाह रहा था। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी काम करती है। जब तो शत्रु ग्रह होते हैं तो एक मित्र ग्रह को बिठाया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताना चाहता हूँ कि सूर्य और शनि शत्रु ग्रह हैं, लेकिन दोनों का मित्र ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, मरकरी ग्रह। वो सूर्य का भी मित्र है और वह शनि का भी मित्र है। इसी प्रकार से यदि मैं आपकी बात करता हूँ, चंद्रमा और शनि की बात करता हूँ, तो फिर दोनों दोनों के दोनों शत्रु ग्रह हैं, लेकिन उनके बीच में यदि गुरु को बिठा दिया जाए तो वो चंद्रमा का मित्र है, वो शनि का मित्र है। तो इस प्रकार से ना ये एस्ट्रोलॉजी समझनी बहुत आसान है, मतलब कि बहुत मुश्किल है बात समझ रहे हैं। इनके योग जी। बनाने, योग बन जाए आदमी, जिस एस्ट्रोलॉजर को ये बात आज समझ में आ गई, वो एस्ट्रोलॉजी में सामने वाले का उपाय बहुत जल्दी से कर सकता है। इसी प्रकार से मैं नंबर्स की बात करता हूँ, न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ। अब लोग क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, उसने 8 नंबर का मोबाइल ले रखा है,
एटीएम पिन गलत ले रखे हैं, मोबाइल नंबर गलत ले रखे हैं, सिग्नेचर वो गलत कर रहा है तो उसकी लाइफ में, या उसका नेम नंबर गलत है। आप मान लीजिए कि अशोक नाम का कोई व्यक्ति है, पूजा नाम का कोई व्यक्ति है, तो आपके पॉडकास्ट में बताना चाहूंगा ऐसे बहुत से नाम है मेरे पास, एक लिस्ट बना रखी है मैंने। ये लाइफ में कितना ही तरक्की करेंगे लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि नामों में ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बच्चे न्यू बॉर्न पैदा हो रहे हैं, यदि उनकी स्पेलिंग को आप पहले से करेक्शन कर लिया जाए, हो सकता है कि वो उनको आने वाले टाइम में कम प्रॉब्लम का फेस करना पड़े। इस तरह सिग्नेचर होते हैं। फिर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो वास्तु अदा करता है। मैं वास्तु के बारे में जो मैं कोई बात मैं कहना चाहूँ, जैसे मिराकल, क्योंकि वास्तु पुरुष में पूरे ब्रह्मांड के 45 देवी देवता विराजमान हैं, जिसमें 33, जो अपने 33 करोड़ देवी देवता की बात करते हैं, वो 33 करोड़ नहीं, वो 33 कोटि है। जितने भी देवी देवता हैं वो 33 कोटि देवी देवताओं में ही समायोजित है, और उसमें 12 दानव भी। तो यदि हमने जो वास्तु के अंदर 16 जोन बनाए, 16 जोनों में पूरे के पूरे 45 देवी देवता, जिसमें 33 देवी देवता हैं, 12 दानव समाहित हैं। हमें हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारा अति मित्र देवता होता है, वो उन्हीं 45 देवी देवताओं में है। यदि हम उनको बना लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं, और समय समय पर उनका ध्यान रखते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। जी जी। सो आचार्य जी, मैं इसको थोड़ा सा लोगों के लिए ब्रेक करूंगा। आपने बहुत सारी चीजें बताई और इसी में से मेरे कुछ सवाल भी हैं ब्रेक करके। तो सबसे पहले आपने बात करी कुंडली की, जिसमें आप बता रहे थे कि जो पोजीशंस हैं, जैसे 2 नंबर बताया आपने, 8 नंबर बताया, 10 और 11 नंबर बताया। तो मैं जितना मुझे समझ आया, आपने शायद बताया कि अगर आपका 2 नंबर का कनेक्शन 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर से है, तो पैसा जो है वो जाएगा ज्यादा। बट जैसे आपने बताया कि अगर आपका कनेक्शन 10 नंबर या 11 नंबर से है, तो आपकी जो आने की विंग है वो बढ़ जाएगी और जो जाने की विंग है वो कम हो जाएगी। मैं थोड़ा गलत बोल सकता हूँ नंबर्स को, बट आप बेसिकली यही वाली कुछ इसी तरीके की चीज बता रहे थे। तो ये चीज क्या चेंजेबल है या फिर ये फिक्स होती है हर एक की कुंडली में? देखिए, ये कुंडली में चेंजेबल है। अच्छा। देखिए ओके। बात क्या क्या होता है कि मैंने जो 2 नंबर बताए, 2 नंबर हाउसेज है, ठीक है। जी सेकंड जी। हाउस, सेकंड हाउस को वेल्थ का हाउस या पैसे का हाउस कहा जाता है। जो 8 नंबर हाउस है, ये हमारा जैसे एस्ट्रोलॉजी में लोसिस का हाउस कहा जाता है, नुकसान का हाउस कहा जाता है, पनिशमेंट का हाउस कहा जाता है। जो छठा घर है, ये रोग ऋण शत्रु का हाउस है। और जो 12वां घर है, ये एक्सपेंसिव का हाउस है, ये जेल का हाउस है, ये पागल खाने का हाउस है, ये कैद खाने का हाउस है, ये फॉरन का हाउस है। तो इसकी पोजीशन को कैसे चेंज किया जाता है, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। कि पहला हाउस है जो उसे हम अपना सिर कहते हैं, हेड कहते हैं। सेकंड हाउस को हम अपनी नेक कहते हैं। थर्ड हाउस को हम अपने शोल्डर कहते हैं। फोर्थ हाउस को चेस्ट कहते हैं। फिफ्थ हाउस को अपना स्टमक कहते हैं। सिक्स को लोअर स्टमक कहते हैं। सेवन पार्ट को जेनेटिकल पार्ट कहते हैं। और एट्थ हाउस को जो उनकी परफॉर्मेंस है वो। नाइन्थ हाउस में हमारे थाइस हैं। 10th हाउस में हमारे नीस आते हैं। 11th में पिंडली हैं। और 12 में पाँव आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि दूसरे भाव का मालिक आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो अब उससे क्या होगा, आपको जेनेटिकल पार्ट्स में प्रॉब्लम भी आएगी, वहां पे भी बहुत सारे रोग या आपको हो सकते हैं। तो यदि उस ग्रह के निशान को हमने 10th हाउस में जो राशि बैठी हुई है वहां पे प्लेस कर दिया जाए, तो आदमी का वो ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी जैसे जी। मान लीजिए 8th हाउस में कोई भी राशि बैठी हुई है, और वो कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, और वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, और हम चाहते हैं कि उसके अच्छे रिजल्ट हमें मिलने शुरू हो जाएं, तो हमने क्या किया कि 10th हाउस में या 11th हाउस में जो राशि बैठी हुई है वो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में है, या हमने देखा कि वहां पे कौन सी, हर ग्रह की दिशा होती है, हर हाउस की एक दिशा होती है। तो हमने क्या किया कि आप देखेंगे कि वास्तु के अंदर, मैं बैठे बैठे बता दूं कि आपके घर पे, यहीं बैठे बैठे, कि आपके घर में कौन सी दिशा में क्या वस्तु पड़ी होगी। यदि उस वस्तु को वहां से उठाकर, उस आर्टिकल को वहां से उठाकर उस पर्टिकुलर हाउस में रख दिया जाए, तो हमारे ग्रह जो हमें खराब रिजल्ट दे रहे थे, वही ग्रह हमें अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। ओके ओके। तो बेसिकली उपाय कुछ इस तरीके के हैं कि आपके जिस भी घर की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, उस घर को फिक्स करना है, चाहे वो आप वास्तु की तरीके से फिक्स करें या कोई और उपाय की तरीके से फिक्स करें, ताकि उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आने बंद हो जाए। और ऑब्वियसली ये सीखना एक थोड़ी बड़ी साइंस है, तो हम उसको पॉडकास्ट में तो नहीं कवर कर सकते। बट जो गुड न्यूज है वो ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो ग्रहों की वजह से हैं, तो अगर आप प्रोफेशनल ओपिनियन लेते हैं और नॉलेजेबल पर्सन से ओपिनियन लेते हैं, तो वो सारी चीजें चेंज करी जा सकती हैं लाइफ में। बिल्कुल करी जा सकती है। ठीक है। तो इसमें एक चीज और है आचार्य जी, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे पिछले जन्म, जैसे आपने भी बताया कि पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं,
वो हम इस जन्म में भुगतान कर रहे होते हैं उन कर्मों का, और इस वजह से ही लोग गरीब भी होते हैं, हेल्थ भी बहुत लोगों की खराब होती है, बहुत सारी चीजें वहां से भी इंटरडिपेंडेंट है। तो मेरा जो सिंपल और बिल्कुल सीधा सा सवाल है वो ये है कि एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ है, उसके पास आज के टाइम में कोई साधन नहीं है, उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, वो आज इस वीडियो को किसी गांव में किसी छोटी जगह में बैठ के देख रहा है और वो सोच रहा है कि मेरी लाइफ मुझे बदलनी है। तो उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के पास आज कोई रिसोर्सेज नहीं है, अगर उसे अगला स्टेप लेना है, नेक्स्ट स्टेप, उसके लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या वो किसी से मिलना होना चाहिए या अपने घर बैठ के वो कुछ करे? व्हाट शुड बी हिज, मतलब मैं उसकी जर्नी जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि वो सुन तो लेगा इन सब चीजों को बट कुछ कर नहीं पाएगा। आप अगर उस जगह होते और आज आपको जो नॉलेज है, तो क्या जर्नी लेनी चाहिए उस व्यक्ति को? जी, बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन किया। मैं बताना चाहूंगा कि आगे वो व्यक्ति बढ़ सकता है, अमीर वो व्यक्ति बढ़ सकता है जिसके पास विजन होगा, जिसको पता होगा कि मुझे अगले 5 सालों में कहाँ जाना है, मुझे अगले 2 सालों में क्या जाना है और मुझे अगले 10 सालों में कहाँ जाना है। अब लक्ष्मी जी क्या कहती हैं कि तू, मैं तेरे पास आ जाऊंगी तो तू मेरा क्या करेगा। तो आपको ये बता, उसको लक्ष्मी जी को ये बताना पड़ेगा कि मैं इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं आज समाज के लिए ये काम करूंगा। तो लक्ष्मी जी बोलती है कि ये आदमी मुझे ठीक लग रहा है, मुझे इसके पास में जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास एक विजन होना चाहिए कि मैं, मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं इस पैसे का करूंगा क्या। फिर जैसे ही आपके पास पैसा आ जाए और आपके पास एक सपना है कि बस मेरे को तो एक बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी बंगला लेना है और मेरे को तो पूरी ऐश करनी है, मेरे को किसी पार्टी में जाऊंगा वहां 100 को नोट उड़ाऊंगा, तो लक्ष्मी आपके पास रुकेगी नहीं। ठीक है, लक्ष्मी आपको तभी रुकेगी जब लक्ष्मी जी को रोकने के लिए आपके पास में एक सॉलिड तरीका होना चाहिए, सॉलिड काम होना चाहिए। आप बताएं कि मैं इतने लोगों को रोजगार दूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा ऑफिस बनाऊंगा, ठीक है, या मैं समाज के लिए काम करूंगा। अब आपने एक विजन बना लिया कि मेरे को 100 करोड़ पे चाहिए, मुझे 5 करोड़ पे चाहिए अगले 5 सालों में, तो एक विजन को लेकर आप चलते हैं। तो मैंने बताया कि हमारे वास्तु में, हमारी एस्ट्रोलॉजी में आपकी विजन को, आपके सपनों को पूरा करने का एक देवी देवता है, एक सपनों को पूरे करने की एक जोन है, सपनों को आपको बैठने का एक स्थान है। यदि आप अपने उस जोन में या अपने उस देवी देवता को मना लेते हैं, मैंने बताया कि बैठ के उस देवी देवता के पास एक विजन बोर्ड लगा देते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सीक्रेट मूवी में क्या बताया गया, यही तो बताया गया क्या सोचना चाहते हैं, लेकिन उसने जी। इतना तो बता दिया, लेकिन उसने आगे उन्होंने इतना पढ़ लिया कि आपको सोचना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मैनिफेस्ट कहाँ बैठ के करना है। जैसे अक्सर यहाँ पे ट्रेनर्स हैं या कोचिस हैं, आपने देखो मोटिवेशनल ट्रेनर कोचिस इंडिया में कितने सारे हैं, वो ये तो बता देते हैं कि आपको मैनिफेस्ट करना है, ट्रेनर करना है, तो फिर सभी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाए। तो ये, क्योंकि ये आधा सच है। जबकि एस्ट्रोलॉजी में ये बताया जाता है, मैं भी बताता हूँ कि मैनिफेस्ट करो, मैं भी बताता हूँ कि विजन बोर्ड बनाओ, लेकिन आपको वो मैनिफेस्टिंग या विजन बोर्ड कौन सी दिशा में बैठ के करना है, कौन सी दिशा, हम उस देवता को ध्यान में रख के करना है। तो देवता का काम ही आपको अमीर बनाना है, क्योंकि वो तो उसका, आप उस देवता की संतान हो। वो देवता देवता को लगता है कि इसको मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका ध्यान रखना है। तो आप एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, आपको ऐसे से लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको ऐसे से सोर्सेस मिलना शुरू हो जाते हैं, सडनली आपकी माइंड में विचार आने शुरू हो जाते हैं कि जो अभी तक नहीं आए थे। तो आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं और एस्ट्रोलॉजी की मदद से या वास्तु की मदद से या नंबर्स की मदद से आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो विजन बोर्ड आपने बताया, और आपने बताया कि कहाँ हमें मैनिफेस्ट करना है, किस डायरेक्शन में करना है, किस देवी देवता को खुश करना है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग है अपने अपने ग्रहों के हिसाब से, या कॉमन है ये सबके लिए? नहीं नहीं, सबके लिए अलग अलग है। ओके। तो फिर मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप फिर यही है कि आप वो विजन बोर्ड तो बना लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए ये समझने के लिए कि आपको क्या करना है, आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं हर साल, देखिए एस्ट्रोलॉजर, मैं तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर के ब्लड में, एस्ट्रोलॉजी उसके ब्लड में होनी चाहिए, वास्तु उसके ब्लड में होना चाहिए, और वो सभी उन नियमों को पालना करे जो एस्ट्रोलॉजी के वास्तु शास्त्रों में या शास्त्रों में लिखी गई है। अभी आपको बताऊंगा कि अभी मैंने, मुकेश अंबानी जी ने सहस्त्र चंडी यज्ञ कराया है अभी कुछ टाइम पहले। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने भी नव चंडी नव कुंडी यज्ञ, महायज्ञ किया है, जो सुबह 7 बजे से शुरू होता है और रात को 7 बजे तक चलता है। तो मैं हर साल ये यज्ञ करता हूँ। आपको मालूम है, जो वास्तु की जो गाथा है वो दुर्गा कवच में लिखी गई है। आपने कभी दुर्गा कवच सुना है? मैंने दुर्गा कवच सुना है तो जी। उसमें आपने लिखा हुआ ना कि नृत्य कौन को ये देवी देखती है, उत्तर को ये, पश्चिम को ये, वायु को। तो जी ये जी जी। वास्तु ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा लिखा गया है, ये पहले से शास्त्रों में लिखा गया। जब मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से पूछा
कि ये सब चीजें लोग समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। तो उन्होंने दुर्गा कवच में हर रोग के बारे में बताया गया है और हर दिशा के बारे में बताया गया है। उसके बाद विश्वकर्मा जी ने, जो विश्वकर्मा देवता है, उन्होंने इसको बहुत ही सुंदर शब्दों में वास्तु की व्याख्या, विश्वकर्मा वास्तु के नाम से बहुत बड़ी बुक आती है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसका व्याख्यान किया गया है, जिसको हमारे फिर इसके बाद वास्तु के ऊपर बहुत जगह अलग अलग शोध हुए। जबकि पहले आपको मालूम होगा कि वास्तु के बारे में लोग सुनते इसलिए घबरा जाते थे, उनको लगता था कि बड़ी तोड़फोड़ हो जाएगी, ये बाथरूम तोड़ दिया जाएगा, ये तोड़ दिया जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि आज की जो नई टेक्निक आई है उसमें वास्तु बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी चीज को हिलाए भी हम उसका वास्तु का उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं जरूर एक एक सवाल पूछूंगा। मुझे पता है आप, वैसे आप बोल रहे थे कि सबके लिए एक ही सुझाव देना आप नहीं पसंद करते, बट वास्तु को लेके फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ चीजें लोगों को बताएं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। ऑब्वियसली आपको उपाय तो सबको अलग अलग देने पड़ेंगे, बट बहुत सारी कॉमन गलतियां होती हैं। तो मैं कैसे जानता हूँ कि मेरे घर भी एक मतलब गुरुजी आते हैं जो जनरेशन से आ रहे हैं बेसिकली। तो जब वो आते हैं वो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हमारा मंदिर किस डायरेक्शन में है, हम पढ़ किस डायरेक्शन में रहे हैं, हम सो किस डायरेक्शन में रहे हैं। कुछ कुछ कॉमन चीजों के लिए वो हमेशा हमें बताते हैं शुरू से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो अगर हम वास्तु के हिसाब से अपने घरों में कर रहे हैं तो बाकी हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, या हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, या कुछ कॉमन चेंजेस जो आपको लगता है सबको करने चाहिए अपने घर में। जी, अभी आपने मंदिर की बात की, तो मंदिर में सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर हम अपने घरों में जो मंदिर हैं वो नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में या नॉर्थ में बनाना चाहिए, या उसके बाद हमारा मंदिर वेस्ट में, पश्चिम में भी हो सकता है। इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में मंदिर नहीं होना चाहिए। आप उसको अपने रूम के नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताया हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में और नॉर्थ में, अब ये तीनों क्या है, वाटर जोन है। अब अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि मंदिर में हम लोग लाल रंग लगा देते हैं, जी आपको सभी को लगता है, लेकिन लाल रंग जो है वो अग्नि का जोन है। जैसे ही मंदिर आपने घर में बनाया और उसमें लाल रंग लगा दिया, तो वाटर जोन में आपने अग्नि जोन लगा दिया, तो आपने सबसे बड़ा वास्तु दोष तो वहीं कर दिया। मैं पहले तो ये अक्सर मैं अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ या अपने लेक्चर में कहता हूँ कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए और मंदिर में घर नहीं होना चाहिए। घर में एक पूजा रूम होना चाहिए जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। आप देखोगे अक्सर जो मूर्ति का साइज है घर में 5 इंच से, सॉरी 7 इंच या 9 इंच से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि इससे ऊपर मूर्ति होगी तो उसको आपको वैसे ही उस मूर्ति का ख्याल रखना पड़ेगा जैसे एक इंसान का ख्याल रखा जाता है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। तो हम अक्सर दो लोग देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े घर में मूर्ति बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करते ही घर उन, आप देखो जिस जिस घर में जितने ज्यादा मंदिर बड़ा होगा, जितनी ज्यादा मूर्तियां ज्यादा होंगी, उसमें उतनी ही परेशानी भी ज्यादा होगी। दूसरा, मंदिर के ऊपर आप गुंबद लगा देते हैं सजाने के लिए, त्रिकोण लगा देते हैं इस प्रकार से, जी जी ठीक है, जी। तो नॉर्थ ईस्ट में वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये आकृति है ये भी अग्नि की आकृति है, ये साउथ ईस्ट में लगती है। अक्सर लोग नॉर्थ ईस्ट में जब मंदिर बनाते हैं उसमें बहुत तरीके के यंत्र रख देते हैं, श्री यंत्र रख देते हैं। श्री यंत्र में 108 त्रिकोण होते हैं, जबकि एक त्रिकोण नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ भी खराब कर सकता है। जो त्रिकोण है इस ब्रह्मांड को दिया किसने था, सावित्र देवता ने दिया था। तो यदि हमें यह जो श्री यंत्र है, ये साउथ ईस्ट में सावित्र देवता की पोजीशन होती है, यदि आप वहीं ये साउथ ईस्ट में श्री यंत्र रख देते हैं तो यही श्री यंत्र आपके लिए काम करेगा और काम करना शुरू कर देता है। साउथ ईस्ट जो श्री यंत्र है उसकी पूजा होती है, उसके एक अलग से उसके ऊपर लाल रंग रखे, लाल कपड़े के ऊपर श्री यंत्र रखा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो यही कि नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में आप, ये प्योर जोन है, यहाँ पे नॉनवेज नहीं खाया जा सकता है, यहाँ पे किचन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ये एरिया खुला होना चाहिए, यहाँ पे पानी का अंडर टैंक, अंडर वाटर टैंक होना चाहिए। तो यदि ऐसी चीजें यहाँ पे रहेंगी तो आदमी का माइंड भी अच्छा रहेगा और अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा आ जाएगी। तो ये तो एक कॉमन बात है। ऐसा साउथ ईस्ट में बताऊंगा, साउथ ईस्ट अग्नि का जोन है, वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। ऐसी साउथ जोन है, वो भी अग्नि का जोन है, वहाँ पे भी ब्लैक एंड ब्लू रंग नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से साउथ वेस्ट है, वो स्किल एंड रिलेशनशिप का जोन है, वहाँ पे हरा रंग नहीं होना चाहिए। किसका जोन है साउथ वेस्ट? स्किल एंड रिलेशनशिप का जोन, स्किल एंड रिलेशनशिप, यदि ओके। आपके लोगों से रिलेशन खराब हो रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, आपके बाप बेटी की नहीं बन रही है, भाई बहन की नहीं बन रही है, लोग आपके पास कस्टमर आ तो रहे हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि साउथ वेस्ट में जोन है। आपका नेम फेम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट में जोन दोष है, आपके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस या बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे कर्जे, या बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर कानूनी रूप से प्रेशर बना रहा है, तो इसका नॉर्थ वेस्ट का में प्रॉब्लम है। आप
कस्टमर भी आ रहे हैं, कस्टमर कन्वर्ट भी हो रहे हैं और माल भी बेच रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वेस्ट में दोष है, इसका मतलब शनि ग्रह में दोष है। तो अकेला वास्तु नहीं, इसके अंदर सभी चीजों को हम काउंट करता हूँ मैं। तो मैं आपको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछले मैं कुछ सालों से ये एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, तो मैंने ये पाया कि मैं इंडिया के एकमात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जो चारों विद्याओं में काम कर रहा हूँ। जी। मैं सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के ऊपर काम करता हूँ, फिर नंबर वास्तु पे काम करता हूँ, फिर एलिमेंट वास्तु पे काम करता हूँ, फिर एस्ट्रोलॉजी पे काम करता हूँ, फिर जन्म तिथि से वास्तु पे काम करता हूँ, और फिर उसको विजन बोर्ड या मैनिफेस्ट के बारे में बताता हूँ। जब हम इन सभी चीजों के ऊपर काम करते हैं तो सभी चीजें आपकी फेवर में आना शुरू हो जाती है। मैं उसको ये भी तक बताता हूँ कि आपको पानी कौन से गिलास में पीना चाहिए, तांबे में पीना चाहिए, चांदी में पीना चाहिए, पीतल में पीना चाहिए, या फिर और किस क्लास में पानी पीना चाहिए, कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, उसका उसके लिए कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन नहीं अच्छा है, कौन सी दिशा अच्छी है, कौन सी दिशा नहीं अच्छी है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पूर्व दिशा सबके लिए अच्छी है, जबकि मैं बताना चाहूंगी यदि आपकी एस्ट्रोलॉजी में सूर्य आपका नीच का बैठा है तो आपके लिए इस दिशा से बुरी दिशा कोई नहीं है। जैसे आप इस दिशा के मकान में जाएंगे, गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी, पड़ोसियों से आपका झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, सोशल सर्कल में आपकी बदनामी होना शुरू हो जाएगी, डिफेम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूर्व दिशा सबके लिए सही है, पूर्व दिशा उसी के लिए सही है जिसके लिए सूर्य सही है। अब लोग कहते हैं कि मंगल दक्षिण की दिशा सबसे बेकार दिशा मानी जाती है लोगों के कहने पे। तो मैं बताना चाहूंगा कि दक्षिण दिशा बहुत अच्छी दिशा है यदि वो मंगल आपका अच्छा बैठा हुआ है। आप देखिए ना कि पूरे वर्ल्ड में दक्षिण कोरिया, दक्षिण जो भारत सबसे अमीर है, चाइना दक्षिण में आता है। तो जी। यदि इंडिया की बात करता हूँ तो साउथ दिल्ली, साउथ इंडिया का जो साउथ के पार्ट है, यदि जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं, जो भी आप किसी भी कंट्री में किसी भी सिटी में उठा के देख लीजिए, यदि सबसे ज्यादा पैसा है तो वो साउथ डायरेक्शन में है। तो साउथ दिशा बुरी नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी साउथ की एंट्री कौन सी है। साउथ में से S3 F4 होती थी, वहां की एंट्री है तो आपको कुछ चीजों में राजा बना देगी, आपको एकदम से मतलब एकदम से उछाल लेकर आ जाएगी, आपका नेम एंड फेम हो जाएगा। आप एकदम जिसे कहते हैं ना कि लोइन की तरह, आपका रोरिंग लोइन की तरह कर जाएंगे। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त, जिसपे पूरा मंथन करके चीजें करके आप ट्रेन निकाली जाती हैं, फिर आपको बताया जाता है कि चीजें आपको करनी चाहिए। मैंने मार्केट में क्या देखा कि एक वास्तु है तो सिर्फ वास्तु कर जाता है, एक एस्ट्रोलॉजी है तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करता है, एक न्यूमरोलॉजी है वो न्यूमरोलॉजी करता है, या एक ट्रेनर है वो ट्रेनर के बारे में बात करता है। इन चारों का समरप कोई नहीं करता है। जब तक इन चारों का समरप आपकी लाइफ में नहीं होगा, आपको कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं अपनी मेरी मेरी एक मेन लाइन है कि एस्ट्रोलॉजी सर्च एंड हेयर, यदि आप मेरे पास आ गए तो आपको कहीं और भी जानने की जरूरत नहीं है। जी। तो मैं इसी में एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी, तो किसी को अगर आपके पास भी आना है तो आने का क्या सही सही जरिया है, अगर कोई इस कन्वर्सेशन को सुन रहा है वो आना चाहता है? जिसमें आप सोशल मीडिया के हम आचार्य लवभूषण फाइंड कीजिए, ACHARYLAVBHUSHAN। इसमें मेरी वेबसाइट है, उसमें मेरे नंबर दिए गए हैं, सोशल मीडिया में मेरे नंबर दिए गए हैं, और आपके पॉडकास्ट में मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उसको जी। ना नीचे लिख दीजिएगा। तो उस नंबर से आप लोग मुझसे, मेरी टीम से आगे संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है। तो आचार्य जी, दो सवाल मेरे आपके ही आंसर में से एक्चुअली जो मैं पूछना चाहता हूँ। आपने एक तो न्यूमरोलॉजी की बात की और आपने दूसरी एक बात की कि बहुत सारे लोग जो डिफेम हो जाते हैं, फेमस होना चाहते हैं और अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो अगेन मैं कॉमन सवाल पूछूंगा। मुझे पता है कि आपने शायद जो बात की उसमें आपने बताया कि आपको आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है, जितना मुझे समझ आया आपकी बात को सुन के, और उसको सपोर्ट करना है। तो वो हर एक के लिए अपना इंडिविजुअल होगा, तो उसके लिए तो लोगों को आपसे बात करनी पड़ेगी या आप जैसे किसी जिसको नॉलेज हो उससे बात करनी पड़ेगी जानने के लिए। बट फिर भी मैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट है, एक मास मीडियम है, लोग इसको सुन रहे हैं, तो मैं एक ऐसी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ जो सबके लिए हेल्पफुल हो। तो एक दो चीजें जो आपने बात की, मैं उन दोनों तीनों चीजों के ऊपर बात करूंगा। एक, मैं न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा पिक करूंगा कि लोग अपनी लाइफ में न्यूमरोलॉजी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, मैं नाम को पिक करूंगा, वो भी शायद न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड ही है। जैसे आपने शुरू में बताया कि आपका नाम की वजह से आप हो सकता है बहुत बार मतलब अच्छा ना कर पा रहे हो। और तीसरा जो है डी फेम और फेम वाली चीज है, इसको मैं पिक करूंगा सबसे पहले कन्वर्सेशन करने के लिए। तो मैं न्यूमरोलॉजी से शुरू करता हूँ। मान लीजिए मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ पता है, मुझे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, सब कुछ तो मैं नहीं जान पाऊंगा न्यूमरोलॉजी से, बट कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई काम शुरू करना है, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुझे कब करना चाहिए, या फिर मुझे कोई घर लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, अपना फोन नंबर लेना है, तो किस तरीके से मैं वो नंबर चूज कर सकता हूँ। अगर आप कोई कॉमन चीजें बता पाए न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, ताकि लोगों को
एप्लीकेशन समझ आए और लोग अपने घर बैठ के भी कुछ कुछ बेसिक चीजें अप्लाई कर पाए। जी जी, मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ। देखिए, न्यूमरोलॉजी से हमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। आप बात समझिए कि न्यूमरोलॉजी लिखी किसने थी। न्यूमरोलॉजी एक कीरो नाम के एक संत हुए थे, उन्होंने न्यूमरोलॉजी लिखी थी। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी, उनको समझ में नहीं आ रही थी, तो जो भी काम करते थे वो काम उनका फेल हो जा रहा था। उनको समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है इनको समझ। तो वो उनको पता लगा कि ये भारत में मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा। तो भारत में उनको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिले या बात की, तो उनको समझ में नहीं आया कि मुझे क्या उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को आसान बनाने के लिए न्यूमरोलॉजी पे काम किया। जो न्यूमरोस्कोप है, ये लोशोग्रिड के द्वारा बनाया गया था। लोशोग्रिड चाइना के एक ऋषि थे, उन्होंने उन्होंने इस पे सबसे पहले काम किया था। ये न्यूमरोलॉजी है, ये कीरो पे काम किया था। इसके पे मतलब जो पुराने एस्ट्रोलॉजी, जिन्होंने अपने इंडिया के ऋषि, मैं भारत के ऋषि कहता हूँ, उन पे न्यूमरोलॉजी नहीं की गई थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जैसे ही अपना पहले न्यूमरल्स को बनाया, तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो नेम नंबर था वो 5 नंबर उनका नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना नेम नंबर वो 5 पर लेकर आए। जैसे ही वो नेम नंबर अपना 5 पर लेकर आए, तो उनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए। अब यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इंडिया में ही बात करता हूँ, बहुत बड़े बड़े स्टारों के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। वो एक ही काम करते हैं कि सभी के नाम 6 पे ला देते हैं, जबकि उनके होरोस्कोप में 5, न्यूमरोस्कोप में 5 तो है ही नहीं है। तो बेसिक बेसिक है, पहले बेसिक को ही आप पूरा नहीं करोगे। जैसे आपको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने से पहले पहले आपको शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, आपका बीपी कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं सीधा आऊंगा, सीधा चीरा लगा दूंगा, तो ऑपरेशन कैसे होगा भाई। और आपने हम्म। ऑपरेशन कर दिया और सिल के भेज दिया, ऐसे नहीं है। आप फिर उसका बेसिक तो समझिए कि न्यूमरोस्कोप में 9 नंबर है। 9 नंबर में सबसे जो पावरफुल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताया गया, उन्होंने 5 नंबर को बताया। मरकरी को बताया कि जिसकी लाइफ में 5 नंबर नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ होते भी बहुत कुछ कमी है। तो उन्होंने पहले नेम नंबर को 5 नंबर पे लेकर आने की कोशिश की भी, 5 नंबर आपकी लाइफ में नहीं है। तो फिर उन्होंने कुछ नंबर को आपका मित्र और एनिमी नंबर बताया। जैसे 1 नंबर है, अब मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछना चाहता हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी है 25/12/1990। देखिए, मैं आपकी 7 नंबर की डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ। अब जो 7 नंबर है वो केतु का नंबर है ये। तो केतु वालों का 1 नंबर भी दुश्मन है, 2 नंबर भी दुश्मन है, और 3 नंबर इनका मित्र है। 3 नंबर गुरु का है, 4 नंबर इसका परम मित्र है, 5 नंबर इसका 5 नंबर मित्र है, और 6 नंबर, क्योंकि केतु भी है तो दानव, लेकिन उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा है। और तो 6 नंबर में मैं उसको सम में लेता हूँ। 8 नंबर इसका एनिमी है और 9 नंबर भी इसका एनिमी है। तब आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने शत्रु नंबर मैंने आपको बताए हैं, यदि इन शत्रु नंबर पे आपने एटीएम पिन रख लिया, मोबाइल पिन ले लिया, अपना नेम नंबर ले लिया, अपना सिग्नेचर ले लिया, अपना हाउस नंबर ले लिया या अपना गाड़ी नंबर ले लिया, तो आपको अपनी लाइफ में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बार बार परेशानियां आएंगी आएंगी। ये 100% ट्रूथ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो साथ ये हर डेट ऑफ बर्थ वाले का अलग अलग एनिमी नंबर होते हैं, अलग अलग फ्रेंड नंबर होते हैं। जबकि मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि 1 नंबर का 1 नंबर मित्र है, जबकि मैं कहता हूं कि 1 नंबर का 1 नंबर दुश्मन है। 2 नंबर का 2 नंबर दुश्मन है। कैसे दुश्मन है मैं आपको बताता हूँ। 1 नंबर किसका है, 1 नंबर सूर्य का है, और 1 नंबर राजा का नंबर होता है। और कोई भी राजा नहीं चाहता कि दूसरा राजा उसके बराबर में खड़ा हो जाए। जी जी चाहता है जी। क्या, बताइए मुझे आप। हर राजा ये चाहता है कि वो दूसरा जो राजा है, वो राजा उसके अंडर में रहे, वो राजा उससे दब के रहे। तो 1 नंबर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो 8 नहीं है, 1 नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन एक ही है। आप देख लीजिएगा कि एक वालों की सबसे ज्यादा ईर्ष्या 1 नंबर वालों से रहेगी। और 2 नंबर वालों की, 2 नंबर किसका है, फीमेल का है, 2 नंबर चंद्रमा का है। और 2 नंबर का दुश्मन भी कौन है, 2 नंबर ही है। आज मुझे बताइए कि आज औरत की सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। किसके? औरत की सबसे, औरत की, फीमेल की, फीमेल ही है। फीमेल ही है। फीमेल जी कभी नहीं चाहती, आज घरों में 2 देरानी जेठानी है, तो एक देरानी कभी नहीं चाहती कि जेठानी आगे बढ़े। एक राजा की 2 वाइफ है, तो दूसरी वाइफ कभी नहीं चाहती कि उसकी आगे आगे बढ़े। एक यदि एक राजा की 2 रानियां थी, तो रानी चाहती थी कि मेरा बेटा राजा बने। तो जी। आज, तो मैं बताता हूँ 2 नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन भी 2 नंबर है। तो ये इस पे लोगों ने काम नहीं किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। लोग अक्सर ये कहते हैं कि 18 नंबर, 1 और 8 नंबर परम दुश्मन है। सचिन तेंदुलकर की डेट ऑफ बर्थ 18 है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 18 है, और वो आज बहुत लाइफ में आगे बढ़ के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 और 8 है, यह सबसे बड़ा योग है। उसको सूर्य और शनि की दोनों नंबर की युति मिल, उसको उसका आशीर्वाद मिल गया है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में सूर्य शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, आप भी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से चेक कीजिएगा। वो कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, वो कोई ना कोई गवर्नमेंट अधिकारी होगा, या गवर्नमेंट से जुड़ा बहुत बड़ा काम कर रहा होगा, वो डॉक्टर होगा, वो इंजीनियर होगा, वो अपनी लाइफ में अच्छा काम कर रहा होगा। यदि सूर्य शनि की युति होने के बावजूद यदि वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसके दोष कहीं और है, सूर्य शनि के कारण नहीं है।
जबकि लोग जैसे आप किसी कुंडली में जाओगे तो कहते हैं कि सूर्य शनि है, इसकी डेट ऑफ बर्थ 18 है। मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम क्रिकेटर्स, मैक्सिमम प्लेयर्स आपको 18 नंबर वाले मिलेंगे। आप अपने पॉडकास्ट के माध्यम से चेक कर लीजिए। जी लेकिन 18 है तो उसके एक दोष भी है। एक छोटी सी पूजा होती है, बुध ग्रह है जो सूर्य और शनि का आप दोनों का मित्र है, उन दोनों को दोनों के बीच में बिठा दिया जाए तो सूर्य शनि की आपस की सारी दुश्मनी इकट्ठी खत्म हो जाती है, और यही ग्रह आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। जी इसी प्रकार से 2 और 8 की बहुत बड़ी दुश्मनी है। मैंने बताया चंद्रमा और शनि की दुश्मनी है, तो इनमें बीच में गुरु को बिठा दिया जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोस्त, ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी लोग किताबें पढ़ के सीख लेते हैं, इसको लोग हल्के में लेते हैं। लोग कहते हैं कि तेरे को आती है ना न्यूमरोलॉजी, तेरे को आती है ना एस्ट्रोलॉजी, मैं इसको 10,000 रुपये क्यों दूंगा, इसको 15,000 रुपये क्यों दूं, इसको लाख रुपए क्यों दूं, ये तो हम अपने आप ही कर लेंगे। 100 रुपए की बुक लाते हैं, हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों, यदि आप इसको प्रोफेशनल से नहीं डिस्कस करोगे तो ये इसका प्रभाव उल्टे पड़ने की शुरू हो जाते हैं। दूसरा आपको बताना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी भगवान से जुड़ी हुई, आस्था जुड़ा प्रतीक है। आपको उसी बंदे से बात काम करना चाहिए जिसका खुद का उसका में कितना विश्वास है। आप चेक कीजिए, उसका एनवायरनमेंट चेक कीजिए, उसका ऑफिस चेक कीजिए, उसको ऑफिस में जाकर बैठ के देखिए कि उसको ऑफिस में कैसा आपको फील हो रहा है, वहां भक्ति का माहौल है या वहां पे कैसा माहौल है, वो बंदा क्या कर रहा है, वो साल में कितनी पूजाएं करता है, वो साल में कितनी कितनी बार कौन से वो पीठ में सीधी पीठ में जाकर आया है, कौन सी सिद्धियां उसने हासिल की हुई हैं। यदि यदि ऐसा है, मैं हर साल नव कुंडी नव चंडी माँ जाके करता हूँ, हर अमावस्या को एक काली माता का जाके करता हूँ, महीने में करीब 8 से 10 मैं व्रत या फास्ट करता हूँ। अभी कल छठ पूर्णिमा थी, मैंने सुबह 4 बजे उठ के, जब जैसे सूर्य चंद्रमा खत्म हुआ, बहुत बड़ी पूजा, बहुत बड़ा हवन किया। ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात को फॉलो करते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस सिर्फ कमाने के लिए है? यदि हाँ, मैं कहता हूँ ये मेरी फाइनेंशियल नीड को पूरी करता है, मैं क्योंकि इसको फुल टाइम दे रहा हूँ, तो मेरी फाइनेंशियल नीड है, मैं अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी करता हूँ, लेकिन उस पैसे का मैं करूंगा क्या? उस पैसे को आगे मैं रोजगार में लगा रहा हूँ या सिर्फ अपने ही ऐशोआराम में लगा रहा हूँ? ये भी देखना बहुत बड़ी बात है। जी। तो इसमें एक क्वेश्चन आचार्य जी, फिर मैं थोड़ा हेल्थ के ऊपर और मेंटल हेल्थ के ऊपर और रिलेशनशिप पे मूव करूंगा। आपने बताया जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ आपने 25 देख के नंबर 7 बताया मेरा। तो कोई भी व्यक्ति है, उसने अपना डेट ऑफ बर्थ तो निकाल लिया कि चलो उसको डेट ऑफ बर्थ पता चल गया, उसने ऐड कर दिया, वो नंबर उसका निकल के आ गया। अब आपने एक चीज बोली कि एटीएम पिन, फोन नंबर, सिग्नेचर, अगर आपके शत्रु हैं यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए वो तो हम छोड़ देते हैं कि आपके कौन से नंबर के कौन शत्रु होते हैं, वो लोग अपने आप देख लेंगे। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन कैसे होती है? जैसे मान लीजिए मेरा एटीएम पिन, मान लीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ, मान लीजिए 1234 है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं सिर्फ ऐड कर दूं और ऐड करके निकाल लूं कि क्या नंबर आ रहा है? कैसे पता चलेगा कि मेरा वो क्या है नंबर देखिए, एटीएम पिन फॉर में? एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आपका वन एटीएम पिन 1 2 3 4 है। वन, दो, एक दो तीन, तीनों तीन छह, छह और चार 10। अब देखिए, इसमें भी एक फिर न्यूमरोलॉजी है। मैंने आपको क्या बोला कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, तो 7 हमारे पास 3 या 4 तरीके से आता है। 7 पहला, जिसकी डेट ऑफ बर्थ अकेली 7 है, फिर जिसकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 7 आया, और फिर जिसकी डेट ऑफ बर्थ 25 से 7 आया। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ अकेला 7 है, इसका मतलब वो 7 से 7 आया है। जो 25 से 7 है, तो मतलब अब उसकी वाइब्रेशन चेंज हो गई है। वो 7 से 7 नहीं आया है, वह 2 और 5 से मिलकर 7 है। मतलब उसके आपके जो पेरेंट हैं वो 2 और 5। 2 का मतलब चंद्रमा और 5 का मतलब बुध। अब फिर देखना पड़ेगा चंद्रमा बुध में आपस में दुश्मनी है कि नहीं। जैसे चंद्रमा और बुध में फिर दुश्मनी है, तो वहां से एक 7 बनकर आया। फिर 16 से 7 आया, फिर देखना पड़ेगा सूर्य और शुक्र। ये सूर्य और शुक्र आपस में दुश्मन भी है, लेकिन वो आपस में मित्र भी हैं। क्योंकि राजा को भी लग्जरी चाहिए, और लग्जरी वाले को भी राजा चाहिए। ठीक है, ये वो सूर्य देवता का है और शुक्र दानव का है, लेकिन फिर भी अंदर से भी एक दूसरे के दोस्त हैं, और दुनिया को दिखाने में एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे आप इंडियन पॉलिटिकल में देखते होंगे कि बहुत सारे नेता हैं जो अंदर से तो एक हैं लेकिन दुनिया को दुश्मन दिखाते हैं। तो सूर्य और शुक्र आपस में अंदर से एक है लेकिन दुनिया को दिखाते हैं कि हम दुश्मन हैं। तो इस तरीके से मतलब चंद्रमा बहुत दुनिया को दिखाते भी दुश्मन है और अंदर से भी दुश्मन है। तो देखना पड़ेगा वो 7 कैसे आए। उसी प्रकार से जब एटीएम पिन का टोटल करते हैं, तो अभी आपका ये आपने 10 लिया 10 आए, तो 10 में से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 10 वन और जीरो मतलब एक से मिलकर एक आया। अब 7, आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, तो आप यदि एक एटीएम पिन रखते हैं तो ये आपका दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि केतु क्या है, केतु अध्यात्म है, केतु ऋषि है, केतु भगवान का नंबर है, केतु संत का नंबर है। केतु ऐसा नंबर है जिसको ना लाइफ में ऐसा लगता है कि मुझे आगे तो जाना है, लेकिन मुझे नेम एंड फेम में जाना है, लेकिन पैसा मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें केतु, यदि आप, अब केतु चाहता क्या है? ऋषि भी 2 प्रकार में, बाबा रामदेव भी ऋषि हैं, श्री श्री शंकर भी ऋषि हैं, और बहुत सारे ऋषि और सदगुरु भी ऋषि हैं। अब देखिए वो ऋषि भी हैं लेकिन उनके पास लग्जरी भी है।
उनके पास सब कुछ भी है। और एक ऋषि ऐसा भी है, एक संत ऐसा भी है, जो संत भी है, ऋषि भी है, उसके पास हो सकता है ज्ञान उनके बराबर का हो, लेकिन उसके पास लग्जरी नहीं है और उन्हें कुछ जानता नहीं। तो आप कैसे संत बनना चाहते हैं, ये आपको सेट करना है। आपको संत, आप 7 नंबर वाले हैं, आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो श्री श्री रविशंकर जी के पास है, जो बाबा रामदेव जी के पास है, जो सदगुरु जी के पास है। लेकिन आपको लग्जरी वाला वैसा श्री ऋषि बनना है, या एक ऐसा ऋषि बनना है जो हरिद्वार में साइड में बैठा हुआ है, तो ये आपको देखना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि लग्जरी और नेम एंड फेम आप अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे अटैच कर सकते हो, आप कर सकते हो यदि आपने इस विद्या को अच्छे से ज्ञान लिया, अच्छे से पा लिया। समझ गया। सो मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे एक मेन बात समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि ये बहुत इंडिविजुअल सेंट्रिक साइंस है, क्योंकि अब मेरा 7 नंबर 2 और 5 से आया, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि मुझे क्या अपना एटीएम पिन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे हम लोग थोड़ा उसको लूजली लेके चल लेते हैं कि 7 नंबर आया तो 7 नंबर के लिए आप का लकी नंबर 7 हो गया तो आप हर चीज 7 रख लीजिए। इसमें बहुत सारी और चीजें हैं जो ऑब्वियसली जब आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करते अब मैं हैं तो आपको ही आपको आपके पॉडकास्ट से बताता हूँ, बहुत सी जी चीजें आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि 7 वाले 7 को लकी नंबर मान लेते हैं। वो एटीएम पिन भी 7 का टोटल ले लेते हैं, वो गाड़ी नंबर भी 7 ले लेते हैं, वो सभी को 7 ले लेते हैं। जितने लाइफ में 7 नंबर ज्यादा होंगे, उतनी आपकी लाइफ में आपको धोखे ज्यादा मिलेंगे, उतने आपकी लाइफ में मल्टीपल लव अफेयर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, उतना आपका गॉड के प्रति ध्यान ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही आपको लाइफ में थोड़ा सा धोखा मिलेगा, आपको पता क्या विचार आना शुरू हो जाएंगे, पैसे का क्या करना है, पैसा यहीं रह जाएगा, पैसा क्या हाथ में लेके जाएंगे क्या, ऐसे ऐसे विचार आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे। 7 नंबर वालों की, 7 नंबर वाले होते हैं, उनको ना जल्दी से वो किसी की बात पे विश्वास नहीं करते, या करते हैं तो इतना कर लेते हैं कि वो जल्दी ठगे जाते हैं जल्दी। या तो उनको लगता है कि विश्वास करना नहीं है, करना है तो 7 नंबर वाले आप देखेंगे ना, वो जो सब्जी होती है ना, वेजिटेबल होती है, उनको ऊपर हल्का सा भी छिलका हो जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि सब्जी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को हथियार रखने का शौक होता है। ऐसे लोग ना डॉग लवर भी होते हैं, कुत्तों की बड़ी कुत्तों से या जानवरों से उनको बड़ा प्यार होता है। लिखने का उनको बड़ा शौक होता है, एडिटिंग करने का उनको बड़ा शौक होता है, रिसर्च करने का बड़ा शौक होता है, नेगोशिएशन करने का बड़ा शौक होता है। और रिसर्च हर किसी की अंदर तक डीप लेवल नॉलेज लेना उनको बड़ा शौक होता है। ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। ऐसे लोग दिल से किसी को धोखा या किसी को नहीं दे सकते। आप किसी को एक बार चीट करके देख लीजिएगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी। जी जी जी, नहीं सही बात है। बताओ मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं आप बिल्कुल, आपने जितनी भी चीजें बताई आपने बिल्कुल सही बताई। एक्चुअली सारी चीजें अप्लाई होती है मेरे ऊपर, तो अप्लाई होती है सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं मनी से हटके एक्चुअली हेल्थ और रिलेशनशिप्स के ऊपर आना चाहता हूँ, बिकॉज थोड़ा टाइम भी हमारे पास कम है, बट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं कवर करना चाहता हूँ। हेल्थ से पहले, क्योंकि जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो बहुत यंग लोग हैं, रिलेशनशिप्स की बात मैं पहले करूंगा क्योंकि उनको मुझे लगता है रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेंगे। आज के टाइम में 2-3 टाइप के रिलेशनशिप की मैं बात करूंगा। एक तो रिलेशनशिप है जो हमारे घर में होता है, हमारे माता पिता के साथ एक संबंध है, भाई बहनों के साथ एक संबंध है। आज के टाइम में लोगों का रिलेशनशिप बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी लोग लव अफेयर्स और उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यंगस्टर्स हैं 18, 19, 20 साल की उम्र में ही आजकल लोग लव अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में धोखा खाते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो मैं रिलेशनशिप के ऊपर आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी को अगर ऐसा लगता है कि उसके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे, तो क्या कुछ चीजें हैं जिनको वो ध्यान देकर रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकता है? ये एक सवाल है। और इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि बहुत बार हमें क्या होता है कि खासकर लव अफेयर्स में होता है कि हमें कुछ अच्छा लगता है और बस हमें लगता है कि वो हमारे जीवन में होना चाहिए। क्या हमें किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले, आज तक अगर हमने उसे शामिल नहीं किया, हमें उसे हम थोड़ा पसंद आ रहा है या वो हमें पसंद आ रहा है, क्या हमें कोई चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इस पर्सन के साथ हमारी बनेगी भी या नहीं बनेगी? क्या कोई पहले से जानने का तरीका है? तो दो सवाल, रिलेशनशिप को बेटर कैसे करें, और दूसरा रिलेशनशिप में जाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखें कि इस इंसान के साथ हमारी बने या नहीं बने वो हमें पहले पता चल जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्यार दो तरीके का प्यार होता है। जैसे राधा कृष्ण का प्यार था, जैसे लैला मजनू का प्यार था। यदि आप प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो आप अंधा प्यार हो गया है। अक्सर मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने के बाद शादी के टाइम पे कुंडली मिलना शुरू कर देते हैं। मैं जी बताता हूँ, यदि आपका प्यार लैला मजनू की तरह है या राधा कृष्ण की तरह है, तो आपको कुंडली नहीं मिलानी चाहिए, तो भगवान भी आपका साथ देगा। ठीक ठीक है। है। तो वो वातावरण और एनवायरनमेंट भी आपके साथ में अपने आप आ जाएगा। यदि आपके मन में कुंडली मिलाने का ख्याल आ गया, तो इसका मतलब आपका प्यार कहीं ना कहीं दिक्कत है, वैसा प्रॉब्लम नहीं। करेगा, पसंद नहीं। अब दूसरी बात, यदि
ये तो हो गया कि वो वैसे उस लेवल का प्यार भी होना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि आपको हर ऑब्जेक्ट में उसकी सामने वाले की तस्वीर दिखनी चाहिए। आपको खाना खा रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि खाना मेरी बॉडी में नहीं जा रहा है, वो खाना उसकी बॉडी में जा रहा है। मैं कोई भी मैं शीशा भी देख रहा हूँ तो मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूँ, मैं सामने वाले को देख रहा हूँ। उस लेवल का प्यार है तो ये एस्ट्रोलॉजी पर काम नहीं करेगी। दूसरी बात कि यदि आपको रिलेशन में जाना है और आप चाहते हैं कि वो रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो और वो आपके लिए अच्छा काम करे, तो मैं आपके सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ से बता दूंगा कि उस बंदे को खाने में क्या पसंद है, उसको की क्या चीजें पसंद है, वो कौन सा गिफ्ट आप उसको देते हो तो आपके लिए ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है। आप अपने बेटर रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आप कौन सी बात बोल रहे हैं, उसको कहाँ पे लेके जाएं, कौन सी जगह पहाड़ों पे लेके जाएं या मैदानी इलाके पे लेके जाएं या कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाएं या उसको अपने हक करें तो कैसे करें। मतलब कि ये एक मतलब इस प्रकार का कि उसे सॉफ्ट टचिंग पसंद है या उसे कैसे पसंद हो, तो ये डेट ऑफ बर्थ से भी उसको देख के बताया जा सकता है कि ये चीजें आप उसको। कुछ लोग होते हैं जबरदस्ती करते हैं हर बात में हर चीज में, कुछ लोगों को जबरदस्ती नहीं पसंद है, कुछ लोगों को सॉफ्टनेस पसंद है, कुछ लोगों को जबरदस्ती पसंद है, उनको सॉफ्टनेस नहीं पसंद है। कुछ लोगों की जो प्यार करने का तरीका है वो काम भी करते हैं लेकिन गुपचुप तरीके से प्यार करते हैं। कुछ लोग शोफ नहीं करते और कुछ लोग शोफ करते हैं। तो मैं आपके डेट ऑफ बर्थ से, नाम से, आपकी राशि से बता दूंगा कि सामने वाले को क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं पसंद और आप अपने रिलेशन को बेटर कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारी कुंडली का जो फिफ्थ हाउस है वो लव एंड रिलेशनशिप का होता है। ठीक है। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, जी। 5 नंबर हाउस, और जी। 7 हाउस स्किल एंड रिलेशनशिप का होता है। ठीक है। 5वां नंबर हाउस ये बताएगा कि आपके कितने लव एंड अफेयर होंगे। अच्छा। ठीक है। 5वां नंबर हाउस ये बताएगा कि आपके लव एंड रिलेशनशिप की जो आपका सामने वाला पार्टनर होगा उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका नेचर कैसे होगा। 5वां हाउस आपका ये बताएगा कि उसके साथ आपकी निभेगी या नहीं निभेगी। अब 7वां हाउस ये बताएगा कि वो रिलेशनशिप कितनी मजबूत होगी। 7वां हाउस हमारे पार्टनर का हाउस है। वो पार्टनर आपकी वाइफ भी है, वो पार्टनर आपका लव पार्टनर भी है, वो पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर भी है। यदि आपके किसी कारण से संबंधों में शत्रुता आ जाती है या उसमें खराबी आ जाती है तो 7वां हाउस में कहना की प्रॉब्लम है। आपके साउथ वेस्ट दिशा में कहना की प्रॉब्लम है। आपकी न्यूमरोलॉजी के कहीं ना कहीं न्यूमरोस्कोप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपकी मैनिफेस्टेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपने उनकी फोटो आपने किसी गलत टोन में रखी है। तो यदि 7वां हाउस को ठीक कर लिया जाए, साउथ वेस्ट को ठीक कर लिया जाए, तो वो ही रिलेशनशिप जो आपके लिए खराब होना शुरू होते हैं वो रिलेशनशिप आपके अच्छा आना शुरू हो जाता है। मैंने कैसे इसमें से ऐसी टेक्निक डेवलप की है, कैंडल टेक्निक डेवलप की है, एक कपड़े की टेक्निक डेवलप की है, एक ऐसे ऐसे यंत्र मैंने अपनी विद्याओं से डेवलप किए हैं। यदि आप कोई बंदा आपको छोड़कर चला गया है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, उसने आपको स्विच ऑफ कर दिया है, आप आपसे बात नहीं करना चाह रहा है और वो किसी और के साथ भी नहीं है लेकिन आपसे नाराज है, तो मेरे पास कुछ ऐसे मैंने उपायों को अपनी अपनी रिसर्च से डेवलप किया है कि वो बंदा आपके साथ में कुछ ही दिनों में आपके वापस मिलना शुरू कर देगा और आपको समझना शुरू कर देगा। तो इसमें आचार्य जी एक मैं थोड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे पता नहीं है कि जो ऑडियंस देख रही है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी भी कि नहीं, लेकिन बड़े लोगों की लाइफ में होती है। खासकर अगर हम मैरिड लोग देखें, 35 साल की उम्र वाले लोग अगर हम देखें, उससे बड़े उम्र के लोग देखें, कभी कभी क्या होता है कि हम गलत इंसान के साथ, गलत इंसान नहीं कहूंगा मैं, लेकिन उस इंसान से हमें रियलाइज होता है शादी करने के बाद कि हमारी तो नहीं बन सकती लाइफ में। और बहुत सारे लोग, खासकर इंडिया में, बाहर तो लोग डाइवोर्स बहुत आराम से ले लेते हैं, आजकल इंडिया में भी वो चीज कॉमन हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज में बिता देते हैं, बच्चों के लिए बिता देते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि हमारी तो आपस में अब कभी नहीं बन पाएगी किन्हीं कारणों की वजह से। तो क्या उन लोगों की लाइफ भी अच्छी हो सकती है, उनका भी कोऑर्डिनेशन सुधारा जा सकता है इन प्रिंसिपल से जो आप बता रहे हैं? 100%, 100%। देखिए मैं आपकी बात बताता हूँ कि किसी, मैंने आपको बताया कि 2 शत्रु ग्रह हैं। हो सकता है जैसे मान लीजिए कि मेष राशि है, मेष राशि की तुला राशि वालों से कम बनती है, तो क्योंकि वहाँ सूर्य उच्च का है, वहाँ पे शनि उच्च का है। मैंने आपको बताया ना, इसी प्रकार से दोनों ग्रहों के बीच में, शत्रु ग्रहों के बीच में एक मित्र ग्रह बैठा दिया जाए, दोनों का मित्र ग्रह, दोनों की वाइब्रेशन चेंज होना शुरू हो जाती है। दोनों की फोटो, एक सेक्स एंड लव एंड अट्रैक्शन का जोन होता है हमारे घर में। देवता ऐसे कैसे देवता हैं जिनके पास में दोनों की फोटो लगा दी जाए, एक रोमांटिक कपल मार्केट में आता है वो लगा दिया जाए, तो उस देवता का काम ही है, वो कामुक देवता है, उनका काम ही है कि वो उन दोनों को आपस में मिलाएगा, उन दोनों के अंदर ना कैसे हॉर्मोन्स पैदा कर देगा जो उनको लगेगा कि मेरे को उसकी नीड है। और भी देखो, आपने देखो ना, बॉडी में 2 तरीके के हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स की कमी के कारण हमारी बॉडी में कि मेडिकल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अभी एक जी। छोटी सी बात पे याद आ गया, कैंडल लाइट डिनर के बारे में आपने सुना होगा। जी। अब कैंडल लाइट डिनर ये फॉरेन का कल्चर इंडिया में आया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैंडल लाइट डिनर इंडिया भारतीय शास्त्रों में लिखा गया है। आपको सुनकर आनी होगी। आपको पता है कि कैंडल लाइट डिनर क्यों किया जाता है?
नहीं, नहीं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बता पाएगा कि कैंडल लाइट डिनर किया जाता है। मैं बताऊंगा कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि कैंडल लाइट डिनर तब किया जाता है जब आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट कमजोर होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में मंगल आपका नीच का है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर नहीं है, तब यदि आप आपके पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आपका खाना नहीं पच रहा है, तो आप कैंडल कैंडल या कोई भी लालटेन साथ में जगाकर खाना खाते हैं, तो आपका फायर एलिमेंट मजबूत हो जाता है दोस्त। तो कैंडल लाइट डिनर इसलिए किया जाता है कि आपके संबंधों में मजबूती नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में रोज तनाव हो रहा है, तो आप कैंडल लाइट डिनर लगा के डिनर कीजिए, घर पे कीजिए, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके संबंधों में जो तनाव है वो दूर हो जाएंगे, आपकी पेट की समस्या दूर हो जाएगी, आपका खाना पचना शुरू हो जाएगा। तो कैंडल लाइट डिनर इसलिए नहीं बनाया कि ये कैंडल लाइट डिनर ये है, तो कैंडल लाइट डिनर का पीछे का साइंस है वो ये है। मैं आपको जो बताऊं, आपके संबंधों में तनाव, आपके संबंधों में गर्मी लाने के लिए, संबंधों में हॉटनेस लाने के लिए ये कैंडल का जगाया जाता है। आपको पता है लकड़ी के बर्तनों में खाना क्यों खाया जाता है? नहीं। लकड़ी के बर्तन जो अब गायब होते जा रहे हैं, जी। लकड़ी के बर्तन सूर्य के बर्तन है। आपकी कुंडली में यदि सूर्य खराब है, सूर्य नीच का है, तो आपको लकड़ी के बर्तन में खाना खाना चाहिए। इसी तरह का जो हमारी बॉडी है ना, 5 एलिमेंट से बनी बनी हुई है। यदि आपके आपकी बॉडी में एयर एलिमेंट कमजोर है, आपकी बॉडी में 3 और 4 नंबर नहीं है, तो आपको लकड़ी के बर्तन में खाना खाना चाहिए, तो आपको एयर एलिमेंट आपका मजबूत होगा। तो मैं ये आपको पता है लकड़ी के बाहर वुडन की नेम प्लेट लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? घर के बाहर नेम प्लेट लगाना वास्तु का बहुत बड़ा टोटका है। तो अच्छा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर इंडिया में काम नहीं हुआ है। आपने जी। देखा हो कि लोग शेर लगाते हैं, लोग एक्वारियम लगाते हैं। हाथी, आपने पहले शेर की खाल बहुत बड़ी मूवी में देखी होगी, लोगों ने शेर की खाल लगाते थे। जी। तो शेर की जो खाल है वो दक्षिण में लगती है। शेर की खाल इसलिए लगाई जाती है कि आप आपका जो नेचर है वो रोरिंग लोयन की तरह रहे। शेर क्या है? जंगल का राजा है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर राजा हो, आप किसी पॉलिटिक्स में हैं और आप पॉलिटिशियन की तरह पूरे देश में छाना चाहते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में छाना चाहते हैं, लोकसभा क्षेत्र में छाना चाहते हैं, तो दक्षिण में लोयन लायन टाइगर, रोरिंग टाइगर, तो दहाड़ता हुआ टाइगर है, उसकी उसकी बहुत बहुत बड़ा स्टेचू ला के रख दीजिए। देखिए आप कुछ ही दिनों में देखिए कि सामने वाला जो भी आपसे बात करेगा गर्दन झुका के बात करेगा। तो इस तरीके का आउल है, लक्ष्मी जी का वाहन है। हम लोग अक्सर, मैंने माँ वास्तु में बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि आप लक्ष्मी जी का आती है तो आउल रख दीजिए। लेकिन आउल के साथ साथ में आपको नॉर्थ ईस्ट में कुरुड, जो विष्णु जी का वाहन है, वो भी रखना पड़ेगा। अकेला आउल रखने से काम नहीं चलेगा। मैं ये कहता हूँ कि दोस्तों, यदि एस्ट्रोलॉजी वास्तु में मेरे ब्लड में है, मैंने इसमें काम किया है, मैंने इसमें दिन रात एक किया है। यदि आज मैं लेकिन मैं बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी चमत्कार नहीं है। चमत्कार तब होती है जब आप उसको फॉलो करते हैं, वो चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती है, और वही जो चमक आपको दिखता हुआ, जो चीजें नहीं दिखती है वो चमत्कार में रूप में आपको दिखने लग जाती है। यदि आप बोलो कि वन टाइम मतलब आचार्य जी आए और मेरे को एक मुट्ठी में एक ऐसी चीज बांध, तो ऐसा चीज नहीं है। आपको मेरे साथ 1 साल 1.5 साल जुड़े रहना होगा, और आप अपनी लाइफ में तुरंत प्रभाव अपनी लाइफ में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज फिर से कंक्लूड करूंगा आचार्य जी की, जो मैं आपसे रिलेशनशिप का भी सवाल पूछा था जहां से हमने यहाँ शुरू किया था, तो ऐसा नहीं है कि, मेरे ख्याल से जो मुझे समझ आया, ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो कोई तरीका नहीं है उस पर्सन को मेरी लाइफ में लेके आने का। हम जो सोचते हैं कि इससे तो हमारी बनेगी या नहीं बनेगी, पहले ही हम एस्ट्रोलॉजी से समझ लें या पहले ही हम न्यूमरोलॉजी से समझ लें, जी आपको आइडिया जरूर मिल जाएगा ग्रहों को देख के, एक दूसरे के न्यूमरोलॉजी को देख के कि इससे आपकी बननी चाहिए कि नहीं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हर चीज का एक, जैसे आपने बताया, सॉल्यूशन है, उसको सॉल्व करके अपने पक्ष में भी लेके आने का। चाहे वो फिर आप कोई दोनों का मित्र ग्रह बिठाइए बीच में, या आप न्यूमरोलॉजिकली कुछ चेंज कीजिए, या वास्तु में कुछ चेंज कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आप किसी से कुंडली मिला रहे हैं और नहीं मिल रही है तो उसको तोड़ है, बेसिकली जो मुझे समझ आया आपकी बात से। बिल्कुल सही ठीक है। बात है। ठीक है, अच्छा जी, एक सवाल मेरा मेंटल हेल्थ पे, फिर मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा सेल्फिश होके अपने बारे में आपसे कुछ पूछूं, इसलिए नहीं कि मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूं, बट इसलिए कि लोगों को एक थोड़ा केस स्टडी के तरीके से कुछ चीजें समझ आए, फिर हम वहां पे एंड करेंगे। तो एक सवाल मेरा मेंटल हेल्थ दोनों पे है। आजकल आपने देखा होगा जरा जी कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। खासकर हमारी जनरेशन के लोग जो हैं, मैं देखता हूँ बिना किसी कारण के 10 में से 3 लोगों को हमेशा बुरा फील होता रहता है। हमेशा ऐसा लगता रहता है कि वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, प्रेशर फील होता रहता है, एक नेगेटिविटी रहती है लाइफ में बिना किसी कारण के। तो फिर मैं जेनरिक सवाल पूछूंगा, मुझे पता है आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, बट फिर मैं जेनरिक सवाल पूछूंगा कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहता है, स्ट्रेस रहता है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो बिना हम इंडिविजुअल लेवल पे जाए अप्लाई करें अपनी लाइफ में कि थोड़ी थोड़े चेंजेस आने शुरू हो। ऑफ कोर्स उसका परमानेंट सोल्यूशन तो वही है कि हम मेडिकल साइड पे भी काम करें और हम किसी एक्सपर्ट से भी इंडिविजुअली बात करें, बट फिर भी अगर एक जेनरिक लेवल पे हम बात करना चाहें। जी मैम, आपने बहुत
मैं आपको ऐसे कुछ बताता हूँ, ऐसे कुछ जेनेटिक चीजें भी होती हैं जो मतलब मैंने आपको वास्तु की बहुत सारी चीजें बताई हैं। जी ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि सब कुछ इंडिविजुअल होता है, कुछ ऐसी भी होती है जो कॉमन भी होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बोला कि 10 में से 3 लोग, मैं बताना चाहूंगा 10 में से 7 लोग आज मेंटल डिप्रेशन से परेशान है। 10 में से 7 लोगों को आज रात को नींद नहीं आ रही है, उनको रात को नींद लेने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ रही है। तो बताना चाहूंगा कि चंद्रमा और मरकरी, मून एंड मरकरी, दो ऐसे प्लेनेट हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ का कारण है। मरकरी बुध यानी कि माइंड, मन चंद्रमा यानी कि मन, हमारा मन परेशान रहता है। आपको पता है कि 9 ग्रहों में से जो सबसे ज्यादा सेंसेटिव प्लेनेट है वो मून है, जो किसी भी प्लेनेट के साथ में कंफर्टेबल नहीं है गुरु को छोड़कर। ओके। मरकरी को, जुपिटर को छोड़कर चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, चाहे वो उसका खुद का पति सूर्य ही क्यों ना हो। ओके। ठीक है। अब गुरु इतना सेंसिटिव प्लेनेट है, इसका मतलब गुरु की राशि में कंफर्टेबल है या फिर अपनी ही राशि में कंफर्टेबल है, और उसकी राशि में किसी की राशि में चला जाए तो कंफर्टेबल नहीं है। चंद्रमा किसी के साथ भी बैठ जाए तो वो कंफर्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब चंद्रमा को आज चंद्रमा कंफर्टेबल नहीं है तो आदमी का मन परेशान है। उसके बाद आता है मरकरी, बुध, बुध जो हमारी बुद्धि का कारक है, बुध डिप्रेशन का कारक है, नर्व सिस्टम का कारक है, बुध इंटेलेक्चुअल स्किल का कारक है कि अंदर से हमारी स्किल कैसी होगी। तो यदि मरकरी सुटेबल नहीं है, यदि मरकरी आपका 8वें घर में बैठा हुआ है, 9वें घर में बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा हुआ है, या 12 नंबर राशि में बैठा हुआ है, या 9 नंबर राशि में बैठा हुआ है, या शत्रु ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो भी वो सूटेबल नहीं है। तो चंद्रमा और बुध जिसकी कुंडली में खराब है तो भी उसकी मेंटल हेल्थ खराब रहती है। तो मैं सबसे अच्छी, अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या आती है, मैं वो कैसे बताऊँ। जिसका बुध खराब है उसको गोल चीजें नहीं पहननी चाहिए। जिसका बुध खराब है वो कैसे पहचानने कि मेरा बुध खराब है, तो उसकी दांतों में कैविटी होना शुरू हो जाएगी, उसके अच्छा। दांतों में कैविटी प्रॉब्लम ज्यादा होगी, उसके दांत खराब, उसके घर में किसी के हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, उसके घर में किसी ना किसी को स्किन की प्रॉब्लम होगी, उसकी उसकी सिस्टर के साथ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहेगी, बुआ या मासी के साथ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहेगी, उसके उसके पथरी होने की प्रॉब्लम हो सकती है, घर में किसी ना किसी को पार्किंसन हाथ कांपने की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ये सब प्रॉब्लम है तो मतलब आदमी के है बुध खराब है। अब चंद्रमा खराब है कैसे पता लगे, चंद्रमा जल्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाए, चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाए, लिक्विड ब्लड में प्रॉब्लम हो जाए, आदमी को रात को नींद ना आए, आदमी को घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक हो, एक जगह टिक कर ना बैठ पाए, सिटिंग ना बैठ पाए, घर में पानी का नलका खराब जल्दी हो जाए, घर में मदर की तबीयत खराब रहने लग जाए, पैसे की प्रॉब्लम ज्यादा हो, लिक्विड लिक्विड पैसा कमाता तो बहुत है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, तो चंद्रमा है। पैसा अकाउंट में आ तो जाता रहा है लेकिन पैसा स्टेबल नहीं है, तो चंद्रमा की प्रॉब्लम है। घर में नलके बार बार खराब हो रहे हैं, घर में सीलन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चेस्ट में इन्फेक्शन रहता है, खांसी जुकाम बहुत बार होता है, तो सभी चंद्रमा, इसका मतलब चंद्रमा खराब है। अब चंद्रमा को कैसे ठीक किया जाए, मरकरी को कैसे ठीक, मरकरी को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय, आपको हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। हरे पत्ते वाला मतलब पालक, हरे पत्ते वाली सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां, ओके। जैसे पालक हो गया या फिर साग हो गया। कांच के जी। गिलास में पानी नहीं पीना चाहिए, गहरे नीले और गहरे हरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अपने गले में कोई भी गोल चीज नहीं पहननी चाहिए। चंद्रमा आपका खराब है, अब चंद्रमा को ठीक करना ये बड़ा थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 उपाय आपको मैं बता देता जी। हूँ। मून वॉक करनी चाहिए चंद्रमा के नीचे, जब चंद्रमा आसमान में दिखाई दे तो आपको मून वॉक करनी चाहिए। चंद्रमा जैसे ही आसमान में दिखाई दे तो एक बड़ी सी प्रांत में पानी भर लीजिए, चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें देखिए, और उस पानी को उंगली से हिला दीजिए, जैसे पानी स्टेबल हो जाए फिर दोबारा से देखिए, फिर हिला दीजिए पानी को, फिर स्टेबल हो जाए फिर देखिए। जब भी पूर्णमासी आए तो उसका फास्ट रखना शुरू कीजिए। अब आपने देखा होगा जब भी पूर्णमासी आती है पागल खानों में जो पागलों की हरकतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको जंजीरों से बांध के रखा जाता है। जी। आपको मालूम है क्या, जब भी ज्यादा जितना भी ज्वार भाटा आता है वो पूर्णमासी को आता है। लड़कियों में लड़कों में आपस में जो फिजिकली अट्रैक्शन है, जैसे जैसे चंद्रमा आसमान में बढ़ेगा तो उनमें ज्यादा बढ़ जाता है। जिनका चंद्रमा मजबूत होगा वो उनका फिजिकल या ऐसा कुछ करने का मन करेगा, तो ये चीजें कहीं ना कहीं साइंस से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। तो चंद्रमा, अब चंद्रमा यदि आपका पैसे वाला राशि में बैठा हो तो उसका दान नहीं कर सकते हैं, यदि पैसे वाला राशि में नहीं बैठा हो तो चंद्रमा के दान भी कर सकते हैं, दूध आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, शिव स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, महारुद्राभिषेक करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉमन उपाय जो है मैंने आपको बता दिया। रात को दूध नहीं पीना चाहिए, दूध पीते हैं तो उसमें हल्का सा कोई कलर या हल्दी या कुछ मिलाकर पीना चाहिए। इस तरीके का काम करने से चंद्रमा आपका ठीक हो जाता ठीक है, ठीक है, ठीक है आचार्य जी। समय कम होने की वजह से मैं थोड़ा केस स्टडी पे मूव करना चाहूंगा। ज्यादा मैं कोई अपने बारे में बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन पॉडकास्ट पे नहीं पूछना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि लोग इस
पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप दे देता हूँ। तो मैं अपनी खुद का काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको अलग से भी हमने बात की, जब मैंने बताया। और पॉडकास्ट हम सैटरडे संडे के ऊपर आप जैसे ज्ञानी लोगों से मिलते हैं तो बात करते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, और आशा रहती है कि लोगों को भी सीखने को मिले। हम 4-5 महीने से ही पॉडकास्ट वगैरह पे भी काम करना शुरू किया है। तो मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछूंगा मेरे, क्योंकि आपने जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ भी पूछा, आप और भी कुछ पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अगर मुझे या कोई भी व्यक्ति, मैं ये सब व्यक्तियों के लिए पूछ रहा हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो मैं अपने माध्यम से चाहता हूँ कि कैसे आप उसको इवेल्युएट करते हैं, वो थोड़ा उस चीज को सीख सकें। तो जैसे मान लीजिए मुझे पॉडकास्ट में ही आगे बढ़ना है या यूट्यूब की जर्नी में ही आगे बढ़ना है, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा लोग कंटेंट को देखें, ज्यादा लोग पहचाने। मोनेटाइजेशन का मेरा उतना ज्यादा गोल नहीं है, मेरा गोल है कि ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचे, जो हम सवाल पूछ रहे हैं, जो हमारी नॉलेज है वो ज्यादा लोगों तक जाए, थोड़ा लोग पहचाने हमारे चैनल को, हमारे ब्रांड को, वो मेरा गोल है। अगर मैं ये अकॉम्प्लिश करना चाहता हूँ तो क्या कुछ तरीके हैं जो मैं अपना सकता हूँ? और मैं वापस से इस सवाल को पूछने से पहले एक रीट्रेट कर देता हूँ कि मैं लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई किसी चीज को, प्रॉब्लम को लेके आपके पास आते हैं, तो उस प्रॉब्लम को जानने के लिए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए क्या एक बेसिक प्रोसेस रहता है, ये लोगों को समझ आए, ताकि वो उस प्रोसेस की साइंस को समझें। और फिर जब अप्रोच करें तो ये ना समझें कि ये कोई चमत्कार है, ये एक साइंस ही है बेसिकली। उस पर्पज से मैं इस सवाल को आपसे पूछ रहा हूँ। जी, देखिए उसके लिए पहले सबसे पहले तो मैं आपका न्यूमेरोस्कोप बनाऊंगा। ठीक एक है। बार आपका मैं थोड़ा सा न्यूमेरोस्कोप बना ही देता हूँ। ठीक है। मुझे आप पीरियड दोबारा बताइए। 25। 25/12/1990। अब देखिए कि मैं आपका न्यूमेरोस्कोप जब मैं बना के देखता हूँ तो आपके पास एयर एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है, और आपके पास स्पेस एलिमेंट भी नहीं है, और आपके पास वाटर एलिमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, और आपके पास फायर एलिमेंट भी बिल्कुल परफेक्ट है, और अर्थ एलिमेंट आपके पास 70%, 67% है। अब आपके पास 8 नंबर नहीं होने की वजह से आप मन के बड़े सीधे हैं, आपके अंदर क्लेवरनेस नहीं है। आपके आप जैसे आप दिल में आपकी जो बातें हैं वैसे ही सीधी बात आप सामने वाले के पास में रख देते हैं। अब आपके पास एयर एलिमेंट ना होने से और स्पेस एलिमेंट ना होने से तो आपको ना इम्प्लॉयर्स की बड़ी दिक्कत रहेगी। आपको वो कर्मचारी नहीं मिल पाएंगे जो आपको आपको चाहिए, या फिर मिलेंगे तो आपको उनके साथ में बैठकर काम करना पड़ेगा। सेल्फ इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय आपको मिलने में हमेशा दिक्कत रहेगी। ग्रोथ कहीं ना कहीं 3 नंबर ना वजह होने की वजह से एक जगह जाकर रुक जाएगी, स्टैग्नेट हो जाएगी। आपको अपने ही नंबर लेने के लिए, ग्रोथ लेने के लिए आपको बार बार प्रयास करने पड़ेंगे। 7 और 6 नंबर ना होने की वजह से आपको फैमिली की सपोर्ट भी थोड़ी सी कम मिलेगी। फैमिली की सपोर्ट में इसमें वाइफ और बच्चे ज्यादा आते हैं, फादर मदर थोड़े कम आते हैं। जी। 2-2 नंबर 2 बार होने से आपकी मदर के साथ में आपका लगाव ज्यादा रहेगा, आप थोड़े से इमोशनल भी रहेंगे। फायर एलिमेंट आपके आपके अंदर प्लानिंग भी है और आपके अंदर एग्जीक्यूशन भी है। आपके पास 1 नंबर भी 2 बार है, आपके पास 9 नंबर भी 2 बार है। तो आपके पास प्लानिंग भी है, आपके पास एग्जीक्यूशन भी है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी सी कम है। उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैं अब ये फिर 7 और 6 नंबर भी नहीं है। 5 नंबर आपके पास है, कॉन्फिडेंस भी है, डिसीजन लेने की पावर भी है, लेकिन 5 नंबर भी एक बार आ रहा है। तो 5 नंबर की पावर को मजबूत करना पड़ेगा, 8 नंबर की पावर को मजबूत करना पड़ेगा। अब 3 की पावर को, 4 की पावर को, 7 की पावर को, 6 की पावर को, ये तो हो गए इंडिविजुअल नंबर। उसके बाद 3 और 4 नंबर मिलकर एयर एलिमेंट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट नहीं है। और 7 और 6 मिलकर नंबर स्पेस एलिमेंट बनाते हैं। वो एलिमेंट आपके पास बिल्कुल जीरो है, उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर एक आपके पास प्लेन प्लेन नहीं है, इसमें 4 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर आता है। तो ये एक डिप्लोमेटिक प्लेन है। मतलब आपके पास प्लानिंग तो है, लेकिन अगले 5 सालों में कहाँ जाना है वो प्लानिंग आपके पास हो सकता है नहीं। तो डिप्लोमेटिक, जिसे कहते हैं ना कि येन केन प्रकरेन, मुझे अपना काम निकलवाना है, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं हम लैकिंग कर जाते हैं। तो हमारे पास सभी स्किल होने के बावजूद हम उन लोगों को टच नहीं कर पाते, या कभी कभी आप उनके सामने बैठे भी हैं, अच्छे से बैठे हैं, तो वो बात आप अपनी अच्छे से रख पाने के बावजूद आप उसको अपनी तरफ कन्वर्ट कराने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आपके अंदर ओवर स्मार्टनेस, मतलब स्मार्टनेस, स्मार्टनेस को जिसे कहते हैं ना कि स्मार्टनेस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे रहेगी। समझ गया। तो अब 7 और 6 नंबर नहीं है, तो आप अपना काम लोगों को टालने की कोशिश रहेगी। कल कर लूंगा, या परसों कर लूंगा, या कर लूंगा। ऐसे लोगों को स्ट्रीट स्ट्रीट फूड खाने की भी आदत होती है। ऐसे लोगों को ना अपना पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाना पड़ता है। जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तब तक आपके पास लोग नहीं आएंगे। समझ गया। ठीक है। तो इसको, इन सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे आपने एक तो उपाय बताया, एडवर्टाइजमेंट का उपाय, मुझे समझ आया
क्या कोई और ऐसे बेसिक हल हैं जो अप्लाई किए जा सकते हैं? मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप सब कुछ बताएं, बट जस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि आपने प्रॉब्लम तो पूरी बता दी, और आप, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने जो चीजें बताई वो बिल्कुल 100% मेरे ऊपर अप्लाई होती हैं। मतलब मुझे जो आपने चीजें बताई, मेरी मेरी नेचर, मेरी लाइफ बिल्कुल वहीं पे वैसे ही स्टैंड करती है हर चीज में। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम तो सबके पास पता चल जाएगी, अब क्या हर चीज का एक सॉल्यूशन भी है? पहले तो उसका जवाब दे दीजिए, और दूसरा अगर है तो क्या आप मेरे अपने माध्यम से मुझे कोई एक आध सॉल्यूशन बताना चाहेंगे जो मुझे मैं अप्लाई बिल्कुल करना बताना चाहिए? चाहूंगा कि आपके पास जैसे एयर रेडी बन रही है, तो आपको लकड़ी के बर्तनों में खाना खाना चाहिए। आपको अपने घर की ईस्ट साइड में ग्रीनरी लगानी चाहिए। क्या लगानी आपको चाहिए? ग्रीनरी, ग्रीनरी। ग्रीन पौधे, ओके। आपको ओके। ईस्ट साइड में बहुत बहुत बड़ी ग्रीन सीनरी लगानी चाहिए जहाँ पे सिर्फ हरा ही हरा रंग हो। बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं हो, छोटे छोटे पौधे, ग्रीनरी घास की जैसा हो। आपको घास पे नंगे पाँव चलना चाहिए। आपको इस तरीके की वॉच पहननी चाहिए इसमें गोल्डन और व्हाइट कलर का। गोल्डन और वाइट। ओके। ठीक है, आपको नॉर्थ ईस्ट में वाटरफॉल लगाना चाहिए। आपको गरीब लोगों को फ्राइड आइटम खिलानी चाहिए शनिवार को। आपको अपने वेस्ट में एक गोल घड़ी लगानी चाहिए। लकड़ी। गोल घड़ी, राउंड गोल क्लॉक। गोल घड़ी, गोल घड़ी। ओके। राउंड गोल क्लॉक राउंड लगानी क्लॉक। चाहिए वेस्ट में। ओके। ओके। और नॉर्थ वेस्ट में आपको ग्लोब लगाना चाहिए। ओके। ग्लोब ग्लोब। जिसमें ओके। आपका नाम पूरी दुनिया में सेट होते हैं। और ऐसे ही साउथ, आपको साउथ वेस्ट में हाई राइज बिल्डिंग की पिक्चर लगानी चाहिए। तो यदि आप ऐसा कुछ करते हैं, इसके बाद हम आपका नेम नंबर देखेंगे, एटीएम पिन देखेंगे, आपके सिग्नेचर देखेंगे, मोबाइल पिन देखेंगे, आपका हाउस नंबर देखेंगे, आपका कार नंबर देखेंगे। और बिना किसी कार नंबर को चेंज किए मैं कार की वाइब्रेशन चेंज कर दूंगा। तो आपका हाउस नंबर देखूंगा, फिर आपको मैं कलर बताऊंगा कि आपको ये कलर्स नहीं पहनने चाहिए, ये चीजें आपको, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, इस दिन आपके लिए अच्छा है, ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। पॉडकास्ट करने से पहले आप क्या करें, आप अपने टेबल पे कौन कौन से आर्टिकल रखें। और आपको अपना पॉडकास्ट का यूट्यूब का जो नेम है, जैसे अपने पॉडकास्ट का नेम रखा हुआ है, चैनल का नेम रखा हुआ, तो उसको अपने घर की किस दिशा में रखाएं। आप देखिए, आप देखने जाएंगे कि आपके सब्सक्राइबर बहुत ही कम दिनों में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और आपके पास ऐसे ऐसे लोग पॉडकास्ट के लिए आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, जो आप चाहते थे कि ये पॉडकास्ट में मेरे आ जाए, तो मेरा पॉडकास्ट का चैनल है बहुत बड़ा हो जाए। तो ये आप उन दिशाओं को, क्योंकि देवताओं का काम ही यही है, जी। उनका जी। काम ही यही है कि आपको आगे लेके जाना। और मैंने ये देखा है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं 90% या 99% वो, उनके या तो बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है, या फिर वो सीक्रेटली रूप से किसी ना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या वास्तु एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, या तो उसकी कुंडली में योग नहीं है, या वो फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा मैं आज तक, मैं 10,000 से ज्यादा लोगों को एस्ट्रोलॉजी की विद्या दे चुका हूँ, सिंगल व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो अरबपति भी है और खरबपति भी है, तो उसकी कुंडली में योग होंगे, या फिर सीक्रेटली किसी ना किसी बंदे को फॉलो कर। ठीक है। तो आचार्य जी, आई थिंक आपने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं जो चीज समझ पाया हूँ, मैं लोगों को बस इतना ही बताना चाहूंगा कि जितनी भी आपने लिमिटेड टाइम में मेरे बारे में चीजें बताई, वो सारी चीजें बिल्कुल 100% सही हैं। आप खुद अपनी लाइफ में पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक एग्जाम्पल सेट किया है, अब आप दूसरों की लाइफ बदलने जा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा प्रूफ है जो किसी को भी दिखता है, और जिस वजह से मैं आकर्षित हुआ आपसे बात करने में, आपकी स्टोरी को जानने में और आपसे बात करने में। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं भी आपके टाइम का सही उपयोग कर पाया और आगे भी आपसे बात कर पाऊँ। लोगों के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे हमने बहुत सारी चीजें जानी, कि बहुत कुछ इंडिविजुअल फोकस भी है। तो अगर आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हैं, तो मेरा लोगों से अनुरोध अनुरोध होगा कि वो आपको कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, थोड़ा अपने बारे में जानें और अप्लाई करके देखें, और देखें 1-2 साल में क्या होता है। हम लाइफ में बहुत कुछ चीजों में ऐसे ही करते रहते हैं, हम पढ़ाई करने जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि ये पढ़ाई कहाँ लेके जाएगी, जॉब करने जाते हैं, नहीं पता होता, लेकिन जैसे किसी एक्सपर्ट से बात करने का मौका आता है तो हमें लगता है कि क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं भी होगा तो कुछ नुकसान नहीं होगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि लोगों को बात करनी चाहिए आपसे, मैं भी आपसे अलग से बात करूंगा, और आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग आपकी विद्या का, आपकी स्किल्स का फायदा उठा पाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जी। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से पहली बार मैं खुलासा कर रहा हूँ। आज के पहले मैंने किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी अपने इंटरव्यू में खुलासा नहीं किया है। मैंने अपने रिसर्च में पाया है, जितने भी यूपीएससी हैं, आप इसकी रील बना के डालिएगा, जी। जितने जी। भी यूपीएससी हैं, यदि उनका आईएएस है, जितने भी आईएएस है या आईपीएस है, वो चेक कर लें, 90% केसेस में ऐसा मिलेगा यदि उनका सूर्य पहले घर में है, चाहे वो आईएएस है। आईएएस का मतलब है कि उनको पढ़ाई लिखाई में एकदम से माइंड अलग है, उनका माइंड, उनका दिमाग अलग से बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूंगी, आपकी कुंडली में भी आईएएस आईपीएस बनने के भी योग होते हैं।
हमारे 3 4 6 भाग होते हैं, 3 6 10 11, यदि वहाँ पे मैक्सिमम शत्रु ग्रह बैठे हों तो आदमी आईएएस या आईपीएस की कुंडली, आईएएस या आईपीएस की कुंडली होती है। तो यदि वो आईपीएस आईएएस अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाना चाहता है तो ग्रहों को किस तरीके से प्लेसमेंट की जाए, तो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको एक आज मैं सीक्रेट बताना चाहूंगा, चाहे वो आईएएस की कुंडली, चाहे वो आईएएस है, अपनी कुंडली को खोल के चेक कीजिए, यदि उसका सूर्य पहले भाव में बैठा हुआ है तो उसकी लाइफ में कभी ना कभी स्टडी करते वक्त एक अपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री पक्का ही। 1 नंबर में सूर्य होना चाहिए पहले आपके, भाव में, पहले भाव पहले में, भाव में सूर्य होना चाहिए। पहले भाव में सूर्य हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे जी वो आईपीएस हो, जी। तो भी उसकी लाइफ में कभी ना कभी पढ़ाई करते वक्त सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट जरूर हाँ आई जी, होगी। जरूर। 90% केसेस में ऐसा होगा, आप आपके माध्यम से बता रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च है। ठीक है, हम लोगों को इसके साथ शेयर करेंगे अलग से बना के भी, और लोगों से कमेंट्स में इस चीज को जरूर पूछेंगे कि अगर वो आईएएस आईपीएस हैं या 1 नंबर में उनके सूर्य बैठा हुआ है तो क्या उनको कभी लाइफ में सप्लीमेंट्री आई है कि नहीं आई है, तो उससे काफी सारी चीजें वैलिडेट भी हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपकी सारी डिटेल्स आपसे लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जिसको भी आपसे कांटेक्ट करना है वो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको कांटेक्ट कर ले, और मैं खुद भी आपसे अलग से जरूर बात करूंगा आचार्य जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू।